तो जो स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है कि बाहर से अपन को इन्फॉर्मेशन अगर दी भी हुई होती है, तो उसको अपन को पूरे पैसेज से लिंक करना होता है, ठीक है? लिंक करने के बाद जो पूरे पैसेज का क्रक्स को स्ट्रेंथन या सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपन स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट के लिए मार्क करते हैं, या जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है या जो एकदम अगेंस्ट में बोल रहा होता है, उसे अपन वीकनिंग के लिए मार्क करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो अपन ने अजम्पशन के क्वेश्चन में प्लस स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के क्वेश्चन में ध्यान दिया था, ठीक है? अब बात आती है कंक्लूजन्स और इन्फरेंस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? आई होप तुमने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। इसमें क्या होता है, जब पैसेज वाले क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, कंक्लूजन बाय फार बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसमें कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं है, और बेस्ट चीज भी इस टॉपिक के बारे में यही है कि हो सकता है मैं एक पर्टिकुलर अप्रोच से सॉल्व करूं, हो सकता है तुम एक अलग पर्टिकुलर अप्रोच से सॉल्व करो, बट हमारे आंसर्स सेम आएंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें बस अपनी एनालिसिस जितनी हम कर सकते हैं वो लगानी होती है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में भी आप क्या करते हैं, पूरा पैसेज पढ़े, उसके बाद वो जो पूरा क्रक्स कह रहा होता है, ठीक है? अब अपन स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के क्वेश्चंस में कर रहे थे कि क्रक्स को सपोर्ट करने वाला आर्ग्यूमेंट। कंक्लूजन के क्वेश्चन में क्या करना है, बस वो क्रक्स फाइंड करना है, ठीक है? सो बाय फार ये बहुत इजी टॉपिक हो गया। तो कंक्लूजन के क्वेश्चंस में तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कहीं भी दिक्कत जाएगी। अब बात रही इन्फरेंस के क्वेश्चन, ठीक है? तो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस, एक चीज ध्यान रखना, इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस में एक छोटा सा पॉइंट है जो तुम्हें सारे क्वेश्चंस फॉर्म करने में या आंसर निकालने में हेल्प करेगा। वो क्या है? वो होता है यूनिवर्सल अजम्पशन, ठीक है? अब इसे हम कैसे फॉलो करते हैं वो समझना। छोटा सा टॉपिक है, अपन जैसे ये इन्फ्रेंस खत्म करेंगे, सीधे मस्ट बी ट्रू, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस के क्वेश्चन अपन सीधे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से ये टॉपिक ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू टीचिंग इट्स थ्योरी, ठीक है? थ्योरी पढ़ पढ़ के भी हो सकता है वो चीज क्लियर ना हो, लेकिन कंक्लूजन के या इन्फ्रेंस के जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा कि क्वेश्चन हम इजिली समझ रहे हैं। अब इन्फ्रेंस के क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच कैसे करना है, एक चीज समझना, अपन ने अजम्पशन की क्लास में क्या पढ़ा था? एविडेंस है, कंक्लूजन है, ठीक है? उसके बीच में जो लिंक बना रहा है उसे अपन कहते हैं अजम्पशन, ठीक है, या हिडन इंटेंट ऑफ द ऑथर, ठीक? एविडेंस कंक्लूजन के बीच का लिंक वो होता है अजम्पशन। अब एक चीज ध्यान रखना, सेम कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस के क्वेश्चन में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ अपन जो अजम्पशन लगाएंगे वो अजम्पशन ऐसा होगा कि सिर्फ ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अजम्पशन नहीं हो, वो यूनिवर्सल अजम्पशन हो, ठीक है? सबके लिए वो सही हो। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि अर्थ हमारी स्फेरिकल है, ठीक है, या इलिप्टिकल है बेसिकली, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फ्लैट थ्योरी को मानते हैं और कहते हैं कि अर्थ हमारी फ्लैट है, ठीक है? तो अपन को ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़ देना है, लेकिन जो मेजॉरिटी में जो यूनिवर्सली प्रूवन है या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है उसको अपन अजम्पशन मान के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब जो तुम्हारा पैसेज कह रहा है और जो तुम्हारा इन्फ्रेंस दिया हुआ है उसके बीच जो लिंक बनाएगा वो होगा तुम्हारा यूनिवर्सल अजम्पशन, ठीक है? ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स जो तुम्हें पता होंगे कि तुम्हें भी वही लग रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड को भी वही लग रहे हैं, मुझे भी वही लग रहे हैं, और ऑथर को भी वही लग रहे होंगे, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल देखना। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, उसको समझना। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेट डेलीगेशन फ्रॉम वियतनाम इन जुलाई 2010, ठीक है? सुनाई दे रहा है? The Indian Prime Minister met delegation from Vietnam in July 2010. Is it clear? सुनाई दिया? Yes, ma'am. ओके। अब मैं एक जनरल सा
अपन कोशिश करेंगे कि इसका यूनिवर्सल अजम्पशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। यूनिवर्सल अजम्पशन क्या होगा इसका? अब इसमें बोला कि जुलाई 2010 में अपने प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के डेलीगेट से मिले थे, ठीक है। अब अपन को पता है 2010 में अपना प्राइम मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। तो अगर अपन ये अज्यूम करके चलते हैं, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सली प्रूवन फैक्ट है, अपन को पता है ये ऑलरेडी हो चुका है, तो अपन को ये अच्छे से पता है कि 2010 में प्राइम मिनिस्टर अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इसको अपन ने बोल दिया यूनिवर्सल अजम्पशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इन 2010 वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब इसका अगर इन्फ्रेंस लिखा है कि मिस्टर मनमोहन सिंह met the Vietnamese delegation in July 2010, ठीक है। इन्फ्रेंस अगर कह रहा है मिस्टर मनमोहन सिंह met Vietnamese delegation in July 2010, तो क्या ये इन्फ्रेंस डेफिनेटली ट्रू होगा? यस। इज इट क्लियर कि कैसे अपन को एक पैसेज दिया है, उसके बाद अपन ने उसका यूनिवर्सल अजम्पशन निकाला, जो ऑलरेडी एक ऐसा फैक्ट था जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के लिए क्लियर होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? और उसके बाद अपन ने वही अजम्पशन को यूज करते हुए अपन ने इसका इन्फ्रेंस निकाल लिया, ठीक है। तो इन्फ्रेंस और पैसेज के बीच का लिंक बनाएगा यूनिवर्सल अजम्पशन। इज दिस एग्जाम्पल क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जिसमें इन्फ्रेंस सही नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सुनना। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट corruption at all levels is stalling India's growth story, ठीक है। corruption at all levels stalling India's growth story। स्टॉलिंग का मतलब तुम्हें पता है कि वो हैम्पर कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आया कि कैसे करप्शन इंडिया की जो ग्रोथ है उसको रोक रहा है। क्लियर है स्टेटमेंट? Yes. ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इन्फ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब समझना, स्टेटमेंट मैंने बताया और इन्फ्रेंस दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हें ऑप्शंस दिए होंगे, सो अब अपन इसको उल्टे तरीके से चलते हैं कि अपन के पास पैसेज है और इन्फ्रेंस है। अब अपन को पता करना है कि इन्फ्रेंस सही है कि नहीं, ठीक है। इन्फ्रेंस दिया है politicians are solely responsible for stalling India's growth. Politicians are solely responsible for stalling India's growth. इंडिया की ग्रोथ रोकने में पॉलिटिशियंस का ही मेजर रोल है। क्लियर है ये इन्फ्रेंस? ठीक है। स्टेटमेंट हुआ, करप्शन की बात कर रहे हैं कि करप्शन एक रीजन है, और इन्फ्रेंस में बोल रहे हैं पॉलिटिशियंस आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब इसमें इन्फ्रेंस बनाते हुए हमने क्या अजम्पशन मान लिया? हमने ये अजम्पशन मान लिया कि जो करप्शन है, ठीक है, वो सिनोनिमस है किसके? पॉलिटिशियंस के। मतलब जो करप्शन है, जहां भी अगर करप्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? पॉलिटिशियंस की वजह से। ये अपन ने अजम्पशन मान लिया। इज इट क्लियर? अब ये समझना कि क्या ये यूनिवर्सल अजम्पशन हो सकता है कि पॉलिटिशियंस को अपन करप्शन से सिनोनिमस बता दिए, या करप्शन को सिनोनिमस बता दिए पॉलिटिशियन से। क्या दूसरे फील्ड्स में करप्शन नहीं होता? क्या जुडिशरी में करप्शन नहीं होता? क्या एग्जीक्यूटिव में करप्शन नहीं होता? ठीक है। अपन ने ये सारी चीजों को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया और एक चीज बोल दी कि करप्शन और पॉलिटिशियन सिनोनिमस है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल अजम्पशन नहीं होगा, क्योंकि अपन को पता है कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो अपन बाकियों को नेग्लेक्ट करते हुए एक यूनिवर्सल अजम्पशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये जो इन्फ्रेंस है कि पॉलिटिशियंस आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉलिंग इंडियाज ग्रोथ, ये गलत इन्फ्रेंस है, ठीक है। स्टेटमेंट जो था करप्शन एट ऑल लेवल्स स्टॉलिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, इसका इन्फ्रेंस जो दिया हुआ है कि पॉलिटिशियंस आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉलिंग इंडियाज ग्रोथ, ये गलत है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। सो यहां तक समझ आ गया है। अब एक चीज समझना,
पूरे कंक्लूजन वाले में तुम्हें डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने देखा है तुम लोग को assumption और स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग सॉल्व करते हुए। अब बात आती है मस्ट बी ट्रू वाले क्वेश्चन। सो पर्टिकुलरली मस्ट बी ट्रू के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, अभी तक सैम्पल पेपर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखे, जो क्लैट कंसोर्शियम ने निकाले हैं क्वेश्चंस, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं दिखे हैं, ठीक है। इसलिए अब हम उसको डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सॉल्व करके समझा देंगे कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। वरना जो मस्ट बी ट्रू के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कंक्लूजन जैसे ही सॉल्व होते हैं कि तुम्हें क्रक्स ही समझना होता है उसमें, ठीक है। कि अगर ये वाला पैसेज का क्रक्स ये निकल रहा है, तो ये क्रक्स निकलने के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेफिनेटली सही ही होना चाहिए, वरना अगर ये गलत होता है ये वाला फैक्ट, तो अपना पूरा पैसेज खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, नहीं स्टैंड कर पाएगा, ठीक है। जो अपन अजम्पशन में करते थे, ठीक है, वही प्रोसेस है। अजम्पशन में अपन क्या करते थे, निगेट करके देखते थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन ए जो है वो सही अजम्पशन है, अगर उसको नेगेट करो तो पूरा पैसेज अपना स्टैंड नहीं कर पाता। सिमिलरली मस्ट बी ट्रू वाले क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा ही करना होता है। वो जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, वो क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इन्फ्रेंस में बस एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज होती है, वो होती है यूनिवर्सल अजम्पशन की। तो वो तुम्हें दिमाग में वो बना के चलनी है। अगेन तुम्हें वो जॉट डाउन करने की जरूरत नहीं होगी बार बार कि इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल अजम्पशन क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल अजम्पशन क्या बन रहा है, ठीक है। तुम्हें ये अपने दिमाग में साइमल्टेनियसली प्रोसेस करते हुए काम करना है। इज दिस क्लियर टू यू सो फार? Yes, ma'am. ठीक है। अब एक चीज और समझना, इन्फ्रेंस के जो अभी तक क्वेश्चंस आते थे वो किस टाइप के आते थे। इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस 5 इन्फ्रेंस दे दिया, ठीक है। उसमें से तुम्हें पहचानना होता था कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, कौन सा प्रोबेबली ट्रू है, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, कौन सा प्रोबेबली फॉल्स है, और कौन सा डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे 5 टाइप के क्वेश्चंस दिए होते थे, और फिर तुम्हें इन्फ्रेंस में पहचानना होता था कि क्या इस इन्फ्रेंस में डेटा इनसफिशिएंट है, क्या तुम्हें इनफ डेटा प्रोवाइड ही नहीं किया गया है कि तुम एक सही इन्फ्रेंस निकाल पाओ, या क्या ये वाला इन्फ्रेंस प्रोबेबली सही हो सकता है, प्रोबेबली ट्रू वाला केस है, या डेफिनेटली ट्रू वाला केस है। बट या इवन जो तुम बुक्स भी देखोगे उसमें भी यही वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। बट मैंने जितना भी चेक किया, इस बार क्लैट कंसोर्शियम ये वाले क्वेश्चंस तो नहीं कर रहा है कि डेफिनेटली ट्रू इन्फ्रेंस कौन सा है, या प्रोबेबली ट्रू या डेटा इनसफिशिएंट वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस कर रहा है, बहुत रिसर्च के बाद मैंने वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं कि जिससे तुम्हें ये हेल्प मिले कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं सीधे तुम उसी पे फोकस करो। अनलाइक द प्रोसेस कि तुम पूरा इन्फ्रेंस का किसी बुक से टॉपिक फॉलो कर रहे हो जिसमें ये 5 टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस के अगर आगे बीच में भी जितना टाइम है अपने पास क्लैट में, अगर उस बीच ऐसा कोई क्वेश्चन सैम्पल पेपर के थ्रू पब्लिश होता है या और कहीं से पता चलता है कि जिसमें ऐसे 5 टाइप के क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं, so we can have it in any other class. So for now, I think we are good to go and start our next sheet, that is sheet number 8. Is this visible to you guys? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस की शीट थी, सब रीड करके आए हैं। सिंस ये शीट काफी इजी वाली शीट भी है, जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। इससे ज्यादा हो सकता थोड़ी पैसेज कॉम्प्लिकेटेड दे दे, बट क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि भाई तुमको एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लगे या तुमको समझ ही ना आए। ऐसे क्वेश्चंस इसके अलावा नहीं मिलने वाले। कुछ क्वेश्चंस इसमें से होमवर्क क्वेश्चंस हैं, तो वो तुम नोट डाउन कर लो कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 14। 7, 8, 9 तुमने देखा होगा जिसने भी ये पूरा शीट पढ़ी है। एक ही पैसेज है, उसके 3 क्वेश्चंस हैं। इंटेंशनली होमवर्क में इसलिए दिया है क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस, तो एक ऐसा पैसेज होगा, जैसे क्लैट में आता है कि एक बड़ा सा पैसेज देते हैं उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस देते हैं, तो वो तो उसकी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे एक पैसेज में ही तुमको 3 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे,
ठीक है। प्लस क्वेश्चन 14 वो भी बहुत इजी है, तो वो भी होमवर्क की तरह ट्रीट करना। डाउट होगा तो हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो ठीक है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं कि जो थोड़ी स्लाइटली इजियर क्वेश्चन उससे स्टार्ट करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाए। उसके बाद अपन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। इज द शीट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। अब क्विकली सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस, चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ, क्लियर होता जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पैसेज रीड किया होगा, समझ आ गया होगा। इसमें बोल रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग को कौन प्रमोट करता है? अपनी ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं। बायो क्लास देखो सबने पढ़ी है 9th में, सबको पता है कि कैसे ऑर्गन्स, कैसे टिश्यूज फंक्शन करते हैं, कैसे ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब वही चीज है जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर फील्ड के अगर पैसेज पढ़े होगे तो मेन एग्जाम में हेल्प मिलेगी तुमको, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि भाई हमने बायो के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, आई मीन बायो बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। ये बायो बेस्ड का थोड़ी सी क्वेश्चन है, लेकिन सारी डिटेल जितनी भी रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी पैसेज में दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन स्टेम रीड करेंगे। क्वेश्चन स्टेम कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन मोस्ट प्रोबेबली बी ड्रॉन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबव? किसका क्वेश्चन है ये? कंक्लूजन, ठीक है। क्या करना है हमें? क्रक्स फाइंड करना है। क्रक्स कैसा फाइंड करना है? ऑथर क्या कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। पूरे पैसेज में जो उसकी समरी है या उसका जो क्रक्स है या उसका जो कंक्लूजन है वो अपन को फाइंड करना है, ठीक है। पैसेज देखो, ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं या प्रमोट करते हैं किसको? ब्लड क्लॉटिंग को। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई इंजरी हो जाती है, तुम्हें कहीं कट लग जाता है, थोड़ी देर बाद ब्लड रुकता है, ठीक है। अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो क्या होगा? थोड़ी ही देर में पूरा ब्लड तुम्हारा बह जाएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ब्लड बहने वाली प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। वो क्या करता है? जो ब्लड है उसको क्लॉट करता है, ठीक है, उसको क्लम्प टुगेदर करता है। क्लम्पिंग टुगेदर यानी उसको जोड़ देता है, उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आ जाता है। नॉट एग्जैक्टली सॉलिड, बट थोड़ी सी थिक कर देता है, ठीक है, जिससे ब्लड बहना रुक जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स जो होता है, ये जब चोट लगे तब तो ठीक है, ब्लड क्लॉट किया, लेकिन अगर ये जनरल लेवल पे अपनी बॉडी ऐसे फंक्शन कर रही है, अपन नॉर्मल बैठे हैं और उसमें ब्लड क्लॉट करने लगे, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। अपने बॉडी के सर्वाइवल के लिए, अपन की लाइफ के सर्वाइवल के लिए ब्लड का फ्लो होते रहना जरूरी है, ठीक है, बॉडी में फ्लो होते रहना जरूरी है। लेकिन अगर यही प्लेटलेट्स हर जगह क्लॉट्स बना देगा तो बॉडी में ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर बात करता है एस्पिरिन की, ठीक है। एस्पिरिन किस पे हेल्प करता है? एस्पिरिन हेल्प करता है कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग को प्लेटलेट्स ना करे, ठीक है। मतलब ब्लड को थोड़ी स्टिकी होने से एस्पिरिन रोकता है, मतलब प्लेटलेट्स का फंक्शन उल्टा करता है। प्लेटलेट्स जिस लेवल पे ब्लड को क्लॉट कर रही होती है, एस्पिरिन उसी रेट पे ब्लड को फ्लो कराता रहता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या फायदा होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होगा, दिक्कतें नहीं होंगी। अब यहाँ पे बात की है कि जो हार्ट अटैक्स या जो स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रोक्स यानी जो फॉर एग्जांपल अचानक से कार्डियक अरेस्ट किसी को आता है, ठीक है, तो वो किस वजह से मोस्टली आ जाता है कि ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं कहीं कहीं पे। ब्लड क्लॉट्स अगर अवॉइड करने हैं हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स के सिचुएशन में, तो रिसर्च में बोला गया है कि एक एस्पिरिन अगर पर डे अपन खाते हैं तो हार्ट अटैक्स और ब्लड स्ट्रोक्स अवॉइड हो सकते हैं, ठीक है। ये कौन कह रही है? ये रिसर्च कह रही है। अब यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स की बात भी की है कि 21% क्या हुआ है, जो सेकेंड टाइम हार्ट अटैक आता है, जो सेकेंड स्ट्रोक आता है लोगों को, फर्स्ट हार्ट अटैक आया उसके बाद लोग पर डे एक 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 एस्पिरिन खाते रहे, तो जो सेकेंड टाइम जो हार्ट अटैक आने की चांस थी वो कितने से रिड्यूस हो गई? 21% से, ठीक है। और मोर्टेलिटी रेट्स, मतलब
जो मृत्यु दर है, जो हार्ट अटैक के कारण मरने वालों की संख्या है, वो 15% से रिड्यूस हो गई। ठीक है, लेकिन इसका एक मेजर इशू भी है। वो ऑथर क्या बताता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, कि नॉजिया, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और सीवियर शॉक। ठीक है, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कि अगर आप अपन हर दिन एस्पिरिन लेने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद इसको एक बैलेंस्ड आउट तरीके से, एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हुए ऑथर कहता है कि लेकिन जो 40 प्लस एज के जो इंसान है, वो अगर एस्पिरिन पर डे लेते हैं तो वो एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज होता है। ठीक है, मतलब अब ये इसने क्या बात की कि सारी पॉपुलेशन में हेल्पफुल इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन 40 प्लस एज वाले जो लोग हैं उसमें ये प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज हो सकता है। प्रोफाइलेटिक प्रोफाइलैक्टिक मेजर यानी प्रिवेंटिव मेजर एक तरह से। ठीक है, क्लियर है? पैसेज में कहीं कोई डाउट? बहुत इजी पैसेज था आई गेस। कहीं किसी को डाउट, या हम सीधे अब ऑप्शन में बढ़े? कंक्लूजन एक लाइन से अपन फॉलो करते हैं। देखो, पहला, all people should take an aspirin a day to prevent heart attack। अब भाई हमने अभी बताया, यहाँ पे क्या बात कर रहा है ऑथर ने? 2 पॉइंट मेंशन किए हैं। पहला, साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया है कि कैसे एस्पिरिन लेने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, और दूसरी चीज वो बोलता है कि बट ऑन अ बैलेंस 40 प्लस एज के जो लोग हैं उसमें ये हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये बात करता है ऑल पीपल शुड टेक। ठीक है, वेयर एज जो ऑथर का इंटेंशन है, जो ऑथर कहना चाह रहा है पैसेज में, वो यही कहना चाह रहा है कि भाई सब लोग यूज अगर करेंगे तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस भी हैं, बट 40 प्लस लोगों के लिए ही ये यूजफुल ज्यादा प्रूव हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक एक्सट्रीम वर्ड का यूज कर दिया है ऑप्शन ए में कि ऑल पीपल शुड टेक, इसलिए ये कंक्लूजन नहीं हो सकता, क्योंकि अपन को ये ऑन बैलेंस वाला पॉइंट ये ध्यान पे रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों नहीं है समझ आ गया? अब देखो ऑप्शन बी, पेन किलर्स प्रिवेंट हार्ट अटैक। बहुत जनरल स्टेटमेंट नहीं हो गया? अपन बात कर रहे थे एस्पिरिन की, बट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बात हो गई ऑल पेन किलर्स की। अब पेन किलर्स क्या हम इन जनरल टर्म्स में यूज करेंगे? नहीं। ठीक है, अपन किस टर्म्स में यूज करेंगे कि एस्पिरिन की बात हुई है तो कंक्लूजन भी क्या कहना चाहिए? एस्पिरिन की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी अपन डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, स्मोकर्स कैन सेफली कंटिन्यू स्मोकिंग प्रोवाइडेड दे टेक एटलीस्ट 1 एस्पिरिन अ डे। भाई पहली बात, स्मोकर्स का हार्ट अटैक रेट क्या है, क्या इसकी बात हो रही है? नहीं। स्मोकर्स के बारे में बात ही की गई क्या कहीं? नहीं। तो हम स्मोकर्स के बारे में बात ही क्यों करें? अपने कंक्लूजन को क्यों जिसमें ऐसा कंक्लूजन क्यों चूज करें जिसमें स्मोकर्स के बारे में बात की जा रही हो? ठीक है, तो ऑप्शन सी भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी जरा ध्यान से देखना, ये स्लाइटली ट्रिकी है। ऑप्शन डी बोलता है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल सफरिंग second subsequent cardiac arrest could have been saved by taking an aspirin a day। अब एक चीज ध्यान रखना, ये बात करता है कि मोर्टेलिटी रेट 15% से कम हुआ। ठीक है, 21% चांस किसके खत्म हुए कि सेकेंड कार्डियक अरेस्ट आए। ठीक है, ऑप्शन डी बात कर रहा है किसकी, किस वाले परसेंटेज पे अपन फोकस करेंगे, 21% या 15%? ध्यान से सुनना, 15% पे फोकस करेंगे। क्यों 15% पे फोकस करेंगे? क्योंकि ये बात कर रहा है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल सफरिंग सेकेंड सब्सिक्वेंट कार्डियक अरेस्ट कुड हैव बीन सेव्ड। मतलब सेकेंड कार्डियक अरेस्ट के बाद चांसेस है कि उनकी डेथ कॉज हो रही है। ठीक है, तो सेकेंड कार्डियक अरेस्ट के बाद लोगों को बचाने के लिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैसे सेव हो सकते हैं? अगर वो एक एस्पिरिन पर डे लें। यहाँ पे फोकस करना 15% के बारे में बात की गई कि 15% की रेट से लोगों की मरने की संख्या कम हुई है। पैसेज में बात करता है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल,
क्या 15% को तुम मेजॉरिटी बोलते हो? नहीं, ठीक है। बाकी बचा हुआ 85% मेजॉरिटी होगा कि 15% मेजॉरिटी होगा? नंबर से हमें क्लियर है कि तुम मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात कर दिया, इसलिए गलत है, क्योंकि पैसेज क्लियरली बोल रहा है कि 15% लोग कम हो रहे हैं। ठीक है, तो बस थोड़ी सी ट्रिकी था। तुमको ये समझना है कि कौन सा वाला परसेंट को अपन ध्यान में रखेंगे, 15% या 21%। जब ये समझ आए कि कौन सा परसेंट लेंगे तो वो 15% होगा। फिर तुम्हें ये समझना है कि 15% मेजॉरिटी में फॉलो होता है कि माइनॉरिटी में, क्योंकि डी ऑप्शन मेजॉरिटी की बात किया है और वहां 15% माइनॉरिटी है, तो अपन डी को एलिमिनेट करेंगे। थोड़ी सी ट्रिकी था, समझ आया कि नहीं? सो वी हैव आवर आंसर। आंसर क्या है? ऑप्शन ई। ठीक है, aspirin can be used to reduce mortality rates in patients who have already suffered heart attack। यही तो अपन का मैसेज कहना चाह रहा था कि भाई जिन्होंने ऑलरेडी हार्ट अटैक फेस किया हुआ है, वो उनकी मोर्टेलिटी रेट कम करने में एस्पिरिन यूजफुल होगा। यही अपन कह रहे थे। ठीक है, ये अपना एक अच्छा कंक्लूजन हो गया यहाँ पे। इज दिस क्लियर? Shall we move on to second question? Next question. Look, question number 19. अब तुमको इसमें चेन ऑफ कॉजेशन फॉर्म करना है। ठीक है, एक चेन फॉर्म करेंगे अपन कि किसके बाद क्या हो रहा है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इजी होता है सॉल्व करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अपन क्लैट में यही अप्रोच अभी तक अपन क्या करते आए हैं। पहला, शॉर्ट ट्रिक मिल जाए जिससे अपन का आंसर क्विकली सॉल्व हो जाए। ठीक है, सेकेंड, ईजिएस्ट अप्रोच मिले कि ऐसा नहीं हो कि अपन पूरा दिमाग लगा रहे हैं तो भी अपन को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो इजी नहीं बना पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और अपन कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं पढ़ने के बाद, तो दो ही चीज अपन अभी तक फॉलो करते आए हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो तुमको क्या करना है, एक जैसे हिस्ट्री में क्या करते हो, टाइमलाइन बनाते हो। ठीक है, कि इस टाइम पे पोर्चुगीज आए थे। ठीक है, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। एक लाइन से टाइमलाइन बनाते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें याद हो जाती है चीजें कि इस वे में अपन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे फॉलो करके याद करना है। ठीक, सिमिलरली इसमें क्या करो, एक चेन बना लो कि कैसे कैसे किसके बाद क्या क्या हुआ। बात क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से करता है? सैली ओवरस्लेप्ट, मतलब सैली ज्यादा सो गई। ठीक है, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद उसने रियलाइज किया, उस नहीं नॉट उसके बाद, उसने रियलाइज किया कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई है, इसलिए वो दौड़ी, उसे होल नहीं दिखा, वो उसमें गिर गई और उसका एंकल ट्विस्ट हो गया जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में उसकी फ्रेंड मिलने आई, और जब फ्रेंड मिलने आई तो फ्रेंड क्यों मिलने आई, क्योंकि उसे जानना था कि वो लेट क्यों थी। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये पूरा तुम्हें पैसेज है। अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच देखो। पूरे पैसेज में फोकस किस पे है? फोकस इस पे है कि सैली गिरी है, उसका एंकल ट्विस्ट हुआ है। क्या ये फोकस है कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था? ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे दो चेन ड्रॉ करना। पहला, सैली ओवरस्लेप्ट। ठीक है, ऊपर की तरफ एरो मार्क करो, अगर कॉपी पेन लिए हो तो ऊपर की तरफ एरो मार्क करो, लिख दो शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अलग हो गई बात। ब्रेकफास्ट का पूरे उससे क्या लेना देना हो रहा है क्या? भाई उसके गिरने का रीजन उसका ज्यादा सोना था, या उसका गिरने का रीजन ब्रेकफास्ट ना करके आना था? बहुत क्लियर है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट वाली लाइन तो ऊपर एरो करके मार्क कर दो, छोड़ दो। सेकेंड कॉज ऑफ लाइन बनाओ, वो है ओवरस्लेप्ट। ठीक है, एरो, इसलिए लेट फॉर स्कूल। लेट फॉर स्कूल, फिर से एरो, फिर रैन फास्ट। रैन फास्ट, तो एरो डिड नॉट सी होल, फिर एरो ब्रोक एंकल, फिर एरो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में फ्रेंड आई, तो वो अलग ही सीन है। ठीक है, हॉस्पिटल तक तुम्हारा एक चेन बन रहा है। क्लियर है? ज्यादा सो गई, ठीक है, रियलाइज हुआ, लेट उठी, दौड़ने लगी, होल नहीं दिखा, गिर गई, एंगल एंकल ट्विस्ट हुई और हॉस्पिटल पहुंच गई। ये तुम्हारा पूरा पैसेज कहना चाह रहा है। ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो लेट उठी थी तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कोई मतलब नहीं उसका। इवन फ्रेंड का आना क्या कोई मेजर इम्पैक्ट कर रहा है कि भाई
ज्यादा क्यों सो गई, वो तो पूछने आई थी ना। ये थोड़ी ना मतलब पूरा कंक्लूजन थोड़ी ना उसका ड्रॉ हो सकता है उसके फ्रेंड के आने जाने से। आई होप पैसेज क्लियर है और कैसे सॉल्व करना है वो क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं कि कैसे तुम्हें दो चेन बनानी है, ब्रेकफास्ट को अलग कर देना है, फिर एक चेन सीधे ड्रॉ करनी है। ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शन ए, बिकॉज सैली डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट शी ब्रोक हर एंकल। भाई ऐसा होता है क्या, जिस दिन ब्रेकफास्ट करके नहीं आए उस दिन एंकल टूट जाता है? बहुत ही वेग सा आंसर नहीं हो गया कि सैली के ब्रेकफास्ट ना करने को पूरा रीजन उसका एंकल ट्विस्ट होने का बता दिया गया? कॉमन सेंस, ठीक है, क्योंकि अपन को कंक्लूजन फाइंड करना है तो अपन को पता है कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट रीजन नहीं है उसके एंकल टूटने का। ठीक है, ए डायरेक्टली एलिमिनेट। ऑप्शन बी, Sally's friends visited Sally's friend visited her in the hospital because she wanted to know why she was late for the school. क्या ये क्रक्स है पूरे पैसेज का? नहीं भाई, क्योंकि सैली की फ्रेंड देखने आई है या जानने आई है कि वो क्यों लेट है, ठीक है, इसलिए ऑथर ने उसको पूरी कहानी बताई, पूरी कहानी अपन को लिख के दे रहा है। ये कंक्लूजन हो सकता है क्या? सैली के फ्रेंड का आना जाना इज नॉट रियली रिलेवेंट फॉर दिस पैसेज। ठीक है, ये चेन ऑफ कॉजेशन को पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है ये कंक्लूजन वाली लाइन, तो ऑप्शन बी भी अपन एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ओके, किसी को डाउट है क्या इसमें? आई कैन सी अ नो इन द चैट बॉक्स। ओके, moving on to option D. Sally broke her ankle because she went to bed late the previous night. अब हमें क्या पता, हो सकता है, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो 12 आवर्स से ज्यादा भी सो सकते हैं। हो सकता है वो 10 बजे रात को सोने चली गई हो, लेकिन तो भी सुबह उसके 11 बजे से स्कूल थी, लेकिन वो 10 बजे तक सोती रह गई हो या 10:30 तक सोती रह गई हो। तो ये जो अपन ये जो कंक्लूजन ये अज्यूम कर रहा है ना कि वो जो प्रीवियस डे पे बहुत ज्यादा सो गई थी, ये गलत है। कंक्लूजन में अपन को बहुत फार फेच्ड अजम्पशन लेके नहीं आ जाना है कि भाई उसने प्रीवियस नाइट पे वो ज्यादा लेट सोई कि ज्यादा क्या की, कुछ हमें मतलब नहीं उससे। ठीक है, कंक्लूजन अपन को सीधे जो पैसेज कह रहा है वही बताने की कोशिश करना है। क्लियर? ऑप्शन डी एलिमिनेट। ऑप्शन ई, Sally's broken ankle meant she did not go to the school that day. बहुत लोगों ने आंसर ई दिया है, लेकिन अब ये समझो, ये तो ऐसा कॉन्सिक्वेंस हुआ ना जो तुमने अज्यूम कर लिया है। क्या पैसेज कह रहा है कि सैली आगे स्कूल ही गई, फर्दर कॉन्सिक्वेंस की बात किया क्या? नहीं। हो सकता है हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो गई हो और हाफ डे में स्कूल चली गई हो, हमें क्या ऐसा कुछ भी पता है? नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसलिए एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि अपन बहुत ही ज्यादा फार फेच्ड अजम्पशन लगा रहे हैं कि उसके आगे के कॉन्सिक्वेंस के हॉस्पिटल जाने के बाद अपन ने मान के अपन ये चल गए कि वो स्कूल नहीं गई होगी। हो सकता है भाई डिस्चार्ज हो गई, उसको जाने को मिल गया हो। ठीक है, क्लियर है? तो अपन की जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा के अपन ने जो ये अपन की इंडिया वाली प्रोसेस फॉलो की कि भाई अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो स्कूल जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अपनी प्रिंसिपल ही बाहर अपन को रोक देंगी कि लेट कमर है, इसको आने नहीं दिया जाए। हो सकता है उसे लेजिटिमेट रीजन था उसके गिरने का, तो उसे बाद में जाने को दे दिया जाए। ये सब अपन का कंसर्न है ही नहीं। ऑप्शन ई इसलिए एलिमिनेट होता है। करेक्ट आंसर है सैली डिड नॉट नोटिस द होल बिकॉज शी ओवरस्लेप्ट। इस ऑप्शन में तुम्हें लगेगा कि ये पूरे तरह से कंक्लूड नहीं कर रहा है अपन के पैसेज को, लेकिन सो फार बेस्ट ऑप्शन तो है। ठीक है, कोई ऐसा फार फिच्ड अजम्पशन लेके नहीं चल रहे हैं, ये चेन ऑफ कॉजेशन का ही एक पार्ट है। ओवरस्लेप्ट इसलिए लेट, इसलिए शी रैन फास्ट और शी डिडंट सी होल। ठीक है, क्लियर है? चेन ऑफ कॉजेशन का ही पार्ट है। ठीक है, ज्यादा सोने के कारण उसे होल नहीं दिखा, और बाकी फिर जो पूरा पैसेज कह रहा है वो इसी पे बेस्ड है कि होल नहीं दिखा तो गिर गई, हॉस्पिटल चली गई, फिर उसकी फ्रेंड आई, फलाना फलानी चीज है। ठीक है, बहुत एकदम एग्जैक्ट कंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन सोफा बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है ऑप्शन सी क्यों सही है, और बाकी ऑप्शन एलिमिनेट किस तरह से अच्छे से हो सकते हैं। सो शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है।
बस समझना है कि ऑथर का इंटेंशन क्या था, ठीक है, या ऑथर ने पूरे क्रक्स में क्या समझाने की कोशिश की है। उसने ओनर्स ऑफ लोकल सुपरमार्केट के पर्सपेक्टिव से बातें की है, लेकिन लोकल सुपरमार्केट के ओनर अगर कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं, वो चीज ऑथर ने पैसेज में बताई हुई है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, द अंडरलाइंग गोल ऑफ द ओनर्स कैन बी समराइज्ड एज। ये सारे क्वेश्चन नॉट एग्जैक्टली इन्फ्रेंस के पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली कंक्लूजन के पार्ट है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो और कहीं किसी मेजर टॉपिक के अंडर फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट था, आई डोंट वांट कि कोई ऐसे सेंटेंस हो जाए या ऐसा क्वेश्चन स्टेम हो जाए जो तुम्हें वहां जाके लगे कि भाई ये किस टॉपिक का पार्ट है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए इसको अपन इन्फ्रेंस या कंक्लूजन वाले पार्ट में इंक्लूड करके चलते हैं ताकि तुम्हारा मेजर सारे टॉपिक्स कवर होते जाएं। अब समझना, इसमें क्या समझना, इसमें क्या पूछा है कि जो ओनर्स हैं उनका अंडरलाइन गोल या उनका इंटेंशन क्या है ऐसा पर्टिकुलर स्टेप्स लेने का, जो कि क्या है कि जो चेकआउट काउंटर्स हैं वो खोलने का, ठीक है। पूरा पैसेज क्या कह रहा है अब वो समझो। जो लोकल सुपरमार्केट के ओनर्स हैं जो बंद पड़े हैं वो अपन खोलेंगे, ठीक है। इससे किनको हेल्प मिलेगी, ध्यान से देखना, दोज कस्टमर्स हु हैव लेटली बीन पुट ऑफ बाय द लॉन्ग चेकआउट। मतलब जो रश आवर्स में, रश आवर्स इसने क्या बताया है, मिड मॉर्निंग और इवनिंग रश आवर्स, इन आवर्स में जो कस्टमर्स आते हैं उनको क्या करना होता है, बहुत लंबी लंबी क्यू में वेट करना होता है, ठीक है, जिस कारण से उन्हें बहुत ही दिक्कत फेस होती है। लेकिन अगर अपन ये एडिशनल 3 चेकआउट काउंटर्स खोल देंगे तो ये उन कस्टमर्स को एक तरह से अट्रैक्ट करेगा, एक तरह से, क्योंकि वो हेल्प कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, सर्विस ज्यादा बेटर तरीके से दे पाएगा, ठीक है। इसलिए ये उन कस्टमर्स पे फोकस किया है जो रश आवर्स में आते हैं, ठीक। अब ओनर्स ये भी बता रहे हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब इनकम के टर्म्स में सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है कि जितना मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये 3 नए चेकआउट काउंटर्स को मेंटेन करने में जो कॉस्ट लग रहा है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, वो उस कॉस्ट या उस रेवेन्यू से ज्यादा होना चाहिए जो इन काउंटर्स के ओपन करने के बाद अपन को जनरेट हो रही होगी, ठीक है। कॉमन सेंस है, प्रॉफिट कब मिलता है कि अपन जो कॉस्ट अपनी लगा रहे हैं, जो इनपुट अपन दे रहे हैं वो कम हो आउटपुट से, मतलब अपन को आउटपुट ज्यादा मिले और इनपुट जो अपन को लगाना पड़े वो कम ही हो, तो अपन को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। वही बात सिंपल सी ऑथर यहाँ पे कर रहा है। पैसेज आइडियस, कोई डाउट तो नहीं है, पैसेज क्लियर होगा तभी तुम समझ पाओगे कि अंडरलाइन गोल क्या है, ओनर ये 3 काउंटर्स क्यों खोल रहा है। क्लियर है पैसेज, आंसर पे आओ। पहला, टू इम्प्रूव सर्विसेज टू ऑल कस्टमर्स, बहुत ही क्लियर कट एलिमिनेशन दिख रहा होगा, क्या इसने बात की है सर्विसेज टू ऑल कस्टमर्स, ठीक है। सेकेंड लाइन बोल रही है दे बिलीव दैट दे विल अट्रैक्ट दोज कस्टमर्स हु हैव लेटली बीन पुट ऑफ, जो रश आवर्स में कस्टमर्स आते हैं उनको अच्छी बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जो चेकआउट काउंटर्स हैं वो खोले जा रहे हैं ताकि वो उन लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, ना कि सारे कस्टमर्स। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली अपन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंशन क्या है ओनर का, किस लिए खोल रहा है, किसको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, रश आवर्स वाले कस्टमर्स को, ना कि सारे कस्टमर्स की बात किया है, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन ए पैसेज से अपन इन्फर नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी, to attract people who have never been to the store, भाई जो लोग आए ही नहीं है उनकी बात तो पैसेज में किया ही नहीं है, ठीक है। पैसेज का इंटेंशन क्या था और ओनर क्यों ये नए चेकआउट काउंटर्स खोलने की कोशिश कर रहा था, किन के लिए खोल रहा था, किन के लिए बात की है, रश आवर्स वाले कस्टमर के लिए। क्या उनकी बात अपन लेके जाएंगे कि जो अभी तक आए ही नहीं है स्टोर पे, नहीं, ठीक है। तो अपन ऑप्शन बी को भी क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, टू मेक यूज ऑफ रिडंडेंट काउंट,
काउंटर्स, भाई काउंटर ऐसे खाली पड़े हैं तो हमने सोचा कि चलो हम यूज ही कर लें। क्या ये बात है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी भी क्या एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी, टू कीप मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन द एडेड काउंटर एज लो एज पॉसिबल। अब ध्यान देना, बहुत लोगों को ऑप्शन डी सही ऑप्शन लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन डी एक तरह से ये समझ लो कि अपने आप में सही है। ठीक है, अपने आप में सही कैसे है कि ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट की यहाँ पे बात की है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हमें किससे कम रखना है, जितना अपन को प्रॉफिट हो रहा है या जितना अपन के रेवेन्यू हो रही है उन काउंटर्स को खोलने के बाद। रेवेन्यू ज्यादा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, तो अपन को प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑथर ये बात क्यों किया था? क्योंकि उसको प्रॉफिट कराना था। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट जितनी कम से कम रख सकते हैं रखेंगे, लेकिन मान लो मेंटेनेंस कॉस्ट 5 रुपए है, ठीक है, और हमें जो रेवेन्यू आ रही है वो 3 रुपए है, तो भी क्या अपन को प्रॉफिट होगा? नहीं, अपन तो 2 रुपए के नुकसान में जाएंगे। तो ऑप्शन डी अंडरलाइन गोल तो नहीं हो सकता। ठीक है, सही बात कह रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जितनी कम से कम रख सके उतनी होनी चाहिए, लेकिन क्या ये मेजर ऑब्जेक्टिव है ओनर का? नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज मंथली प्रॉफिट्स। ठीक है, क्योंकि पूरा मेन मकसद जो था ओनर का नए चेकआउट काउंटर्स को खोलने का, वो क्या था? प्रॉफिट बनाना। तो वही बात ऑप्शन ई कह रहा है, टू इंक्रीज मंथली प्रॉफिट्स। क्या किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है? ओके ग्रेट। ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। एक ऐसा क्वेश्चन था, 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें अपन ने सीधे कंक्लूजन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्या बता रहा है कि कैसे अंडरलाइन गोल, जो ओनर का अंडरलाइन गोल है, वो किसमें समराइज किया जा सकता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली कंक्लूजन या इन्फ्लुएंस या मस्ट बी ट्रू वाले वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है, इसमें अंडरलाइन गोल की बात की गई है, तो वो भी इसी अप्रोच से अपन सॉल्व कर सकते हैं। मेन क्या समझ आया होगा अभी तक? पैसेज को जितना अच्छे से एनालाइज कर पाओगे उतने जल्दी तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आई प्लान कि अपन फर्स्ट क्वेश्चन से इसके बाद मूव करेंगे, लेकिन आई गेस एक बार ये मस्ट बी ट्रू वाला क्वेश्चन, ये थोड़ी अलग से क्वेश्चन है। ये तुमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे लॉजिकल वाले पार्ट में। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो तुम्हें मस्ट बी ट्रू के क्वेश्चंस डेफिनेटली आगे बन जाएंगे। ठीक है, पैसेज वाले तो तुम कंक्लूजन के तौर पे यूज कर सकते हो, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसे कैसे सॉल्व करना है वो समझो। एक चीज ध्यान रखना, 2 स्टेटमेंट बोलूंगी, उसको ध्यान से सुनना कि मस्ट बी ट्रू कंडीशनल स्टेटमेंट या ऐसे वाले। कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जहां पे कंडीशन दी हुई होती है। इफ अगर ये ऐसा हो तो ये होगा, इफ द स्काई इज नॉट क्लियर तो काइट्स आर नॉट ब्लोन। ठीक है, एक कंडीशन बता रहा है तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रखनी होगी? क्या तुमने कंडीशनल स्टेटमेंट पहले पढ़ रखा है कहीं भी? हो सकता है स्कूल में ही कभी पढ़ा हो। एनीवन? ग्रेट, ठीक है, समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इफ P देन Q, P अपन कह रहे हैं पहले पार्ट को, Q अपन कह रहे हैं सेकेंड पार्ट को। ठीक है, इफ P देन Q। ठीक है, मैं आंसर्स देख सकती हूँ। अगर P होता है तो Q होगा। ठीक है, इसका एक इम्प्लीकेशन या एक इन्फ्रेंस इसका ये होता है कि अगर Q नहीं होता तो P भी नहीं होगा। ठीक है, अगर P होता है तो Q होगा, लेकिन अगर Q नहीं होता है तो मतलब P भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, इफ P देन Q, इसका इम्प्लीकेशन क्या आ जाता है? निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। थोड़ी सी अगर भारी होगा तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगी तुम्हें, तो वो समझ आ जाएगा। अगर Q नहीं होगा तो P नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो। इफ इट रेन्स देन देयर इज क्लाउड। ठीक है, सॉरी, इसको उल्टा समझना। इफ देयर इज क्लाउड, इफ पी देन क्यू का क्वेश्चन मैं एक बार तुम्हें यहाँ पे लिख देती हूँ, ये समझना। क्या ये विजिबल है जो मैंने तुम्हें लिखा है कि इफ पी देन क्यू implies कि negation of P
क्या बनाएगा, निगेशन ऑफ क्यू क्या बनाएगा, निगेशन ऑफ पी। ठीक है, क्लियर है। ये अपन का स्टेटमेंट हो गया इन जनरल टर्म्स, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो। अब समझना, अगर बारिश होती है मतलब बादल है, ठीक है। इफ इट रेन्स देन देयर इज क्लाउड, ये अपन का इफ पी देन क्यू के फॉर्म में हो गया। अब अगर बादल नहीं है तो बारिश नहीं होगी, अपन ने इसको उल्टा किया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, ये एक जनरल स्टेटमेंट तुम्हें समझ आ रहा है। अगर बादल नहीं है तो बारिश होगी क्या, नहीं। क्लियर है, अगर बारिश हुई तो बादल है, अगर बादल नहीं है तो बारिश नहीं होगी। जनरल लाइफ से तुम रिलेट कर सकते हो। क्लियर है कि कैसे ये वाला फंक्शन कर रहा है ये स्टेटमेंट, किसी को डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल सा है। किसी को डाउट हो तो यहीं पे क्लियर कर लो, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट पे यहाँ पे थोड़ी, आई अज्यूम किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को समझो, इफ द विंड इज स्ट्रॉन्ग काइट्स आर फ्लोन, अगर विंड स्ट्रॉन्ग होगी तो काइट्स फ्लो करेंगी। ठीक है, अब अगर काइट्स फ्लो कर रही हैं, उड़ रही हैं, तो अपन क्या ये बोल सकते हैं कि विंड चल ही रही होगी? क्या डेफिनेटली अपन ये बोल सकते हैं कि विंड ही चल रही होगी? समझ रहे हो इस बात को? ये चीज तो तुम बोल सकते हो कि काइट्स अगर नहीं उड़ रही हैं तो मतलब विंड नहीं चल रही होगी, लेकिन क्या ये कहना एकदम सही होगा कि काइट्स उड़ रही हैं मतलब विंड ही चल रही है? हो सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर अपन ने चलाया हो जिसके कारण से काइट्स उड़ रही हो, ठीक है, या हो सकता है किसी और फिनोमेना के कारण काइट्स उड़ रही हैं, हो सकता है विंड रीजन ना हो, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। ठीक है, जनरल लाइफ से अपन इसको रिलेट करेंगे तो अपन को लगेगा कि नहीं हवा चलनी ही चाहिए, लेकिन इसको एक एकदम स्टेटमेंट की फॉर्म में समझो कि काइट्स उड़ रही हैं मतलब विंड चल ही रही होगी, अपन इसको उल्टा नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि काइट्स अगर नहीं उड़ रही हैं तो विंड नहीं चल रही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमको वही चीज समझना है। अज्यूम द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू। ठीक है, इतनी जितनी चीज समझ आ गई है उसको दिमाग में बैठाए रखना। अब क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अबव स्टेटमेंट को ट्रू समझना है। अब इफ काइट्स आर फ्लोन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अगर काइट्स उड़ रही हैं तो क्या सही होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसको समझना, अगर काइट्स उड़ रही हैं तो हो सकता है विंड ब्लो करे, हो सकता है विंड ब्लो ना कर रही हो, क्योंकि अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से क्या समझा है, इफ पी देन क्यू क्या इंप्लाई करता है कि निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। ये नहीं बोलता कि पी है तो क्यू है और क्यू है तो पी है, ये ऐसी चीज नहीं बोलता। तो काइट्स फ्लो हो रही हैं, ये डेफिनेटली ये ट्रू नहीं होगा कि हो सकता है विंड चल रही हो सकता है विंड चल ना रही हो। तो ऑप्शन वन, जब द विंड इज स्ट्रॉन्ग, ये अपन एकदम डायरेक्टली इंप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो विंड का यूज नहीं कर रहा हो तो भी अपन काइट उड़ा पा रहे हैं। ठीक है, जनरल लाइफ से उसको मत वो करना, लिंक मत करना, नहीं तो लगेगा कि भाई विंड की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, इसको जनरल स्ट्रेट ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन की तरह से ही देखना। ठीक है, समझ आया? किसी को डाउट तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे तुम फंसो। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे कि काइट्स उड़ रही है, इससे अपन सीधे ये इंप्लाई नहीं कर सकते कि, सीधे अपन इससे ये इंप्लाई नहीं कर सकते कि विंड स्ट्रांग होगी ही होगी। ठीक है, हो सकता है कम विंड चल रही हो तो भी काइट्स फ्लो कर रही हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन वन गलत है। ऑप्शन थर्ड देखो, द टेम्परेचर इज नॉट हाई। अब यहाँ पे बोल रहा है थर्ड वाला स्टेटमेंट, अगर टेम्परेचर हाई है तो काइट फ्लो करेगी। ठीक है, काइट फ्लो कर रही है तो टेम्परेचर हाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑप्शन थ्री क्या किया, उसको निगेट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन थ्री द टेम्परेचर इज नॉट हाई, वो क्या बोल दिया,
एक फिक्स स्टेटमेंट दे दिया कि टेम्परेचर नहीं हाई है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है टेम्परेचर हाई हो सकता है नहीं हाई हो, एकदम श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है। काइट फ्लो होने का दूसरा भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, यहाँ पे तो तीसरा स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है, तो ऑप्शन 3 भी निगेट कर दो। If P then Q, best example, negation of Q implies negation of P. If kites are flown, अब इस वाले पोर्शन को, जो तुम्हारा Q वाला पोर्शन है, इस वाले स्टेटमेंट में इसको निगेट करो। kites are not flown का उल्टा क्या होगा, kites are flown, ठीक है, kites are flown, negation Q implies negation P, इसका निगेशन किए तो इसका निगेशन क्या होगा, द स्काई इज नॉट क्लियर का निगेशन होगा द स्काई इज क्लियर, तो काइट्स आर फ्लोन, इसका इंप्लीकेशन आ गया द स्काई इज क्लियर, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा सही हो गया। क्लियर है, इफ पी देन क्यू का इंप्लीकेशन है, क्यू को उल्टा करो तो पी भी उल्टा मिलेगा। काइट्स आर फ्लोन, क्यू का उल्टा है तो किसका उल्टा मिल गया अपन को, पी का उल्टा, पी का उल्टा वो है द स्काई इज क्लियर, ऑप्शन सही आंसर है। क्या किसी को कोई भी डाउट है, हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हुआ हो ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ये इसलिए भी है क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्या ये क्लियर है सबको? अच्छा, तो डाउट ये आ रहा है कि ये नहीं समझ आया है कि द विंड स्ट्रॉन्ग, जो ऑप्शन ए है वो सही क्यों नहीं है। हो सकता है विंड चल रही हो लेकिन जिसकी वजह से काइट्स उड़ रही हो, लेकिन विंड बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है, माइल्ड सी विंड हो लेकिन उसमें भी काइट तो उड़ सकती है। क्या ऐसा जरूरी है कि एकदम तेज हवा, एकदम स्ट्रॉन्ग विंड होगी तो ही काइट उड़े? इसमें क्या बोल रहा है कि अगर विंड स्ट्रॉन्ग होती है तो अब तो काइट उड़ती ही उड़ती है, लेकिन अगर विंड स्ट्रॉन्ग नहीं हुई लेकिन विंड है, मतलब हवा चल रही है, तो हो सकता है काइट उड़े या ना उड़े, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए अपन सही नहीं मान रहे हैं कि काइट उड़ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विंड स्ट्रॉन्ग ही होगी, नॉर्मल सी भी विंड हो सकती है, तो इसलिए अपन ऑप्शन ए को इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे अपन ने 1 एंड 3 तो तुम्हें समझ आ गया ना कि कैसे अपन इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब अपन ऑप्शन बी, द स्काई मे और मे नॉट बी क्लियर, ये इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जिसका डाउट है ये समझना कि द स्काई मे बी और मे नॉट बी क्लियर अपन इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इफ पी देन क्यू का जो निगेशन होता है, द निगेशन ऑफ क्यू implies negation of P, ये हमेशा के लिए ट्रू वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक तरह से तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक हो गई कि अगर P सही है तो Q होगा, अगर Q नहीं है मतलब P नहीं हुआ होगा, ये तुम्हारा जो कहते हैं यूनिवर्सल ट्रू वाला स्टेटमेंट टाइप की चीज है। क्लियर है? तो अब अपन को पता है, यस एग्जैक्टली, इट इज अ फॉर्मूला, इट्स वेरी क्लियर, इट्स अ फॉर्मूला कि अगर P है तो Q है, और अगर Q नहीं है तो मतलब P नहीं हुआ होगा। बस एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, सबको यही डाउट आ रहा है कि सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं है, बस यही एक चीज ध्यान रखना कि ये एक फॉर्मूला ही समझ लो, कंडीशनल स्टेटमेंट का ये फॉर्मूला समझ लो कि P है तो Q होगा, और Q नहीं है तो P नहीं हुआ होगा। बस एक छोटा सा इसमें माइनर सा चीज है जो दिमाग में बैठाना होगा, वो क्या है कि भाई अपन ये नहीं बोलेंगे कि अगर P नहीं हुआ है तो Q नहीं हुआ होगा, ठीक है। P को निगेट करके अपन Q का निगेशन एकदम श्योर शॉट नहीं मान सकते, ठीक है, लेकिन Q का निगेशन है तो अपन P को श्योर शॉट मान सकते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट से समझो, अगर आग लगी है तो धुआं उड़ रहा है, धुआं है, ठीक है, अगर आग लगी है तो धुआं उड़ रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर आग है तो धुआं है, ठीक है। अब अगर आग नहीं है, ठीक है, अगर आग नहीं है तो धुआं नहीं है, अपन ये बोलेंगे तो सही होगा क्या, व्हाट अबाउट इंडस्ट्री का धुआं, ठीक है, या व्हाट अबाउट एनी अदर फैक्टर, शॉर्ट सर्किट का धुआं, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ है लेकिन प्रॉपरली आग नहीं लगी है अभी तक, ठीक है। तो P को निगेट करेंगे तो Q का निगेशन कंपल्सरीली सही नहीं है, लेकिन अपन ने पहले स्टेटमेंट में बोला अगर आग लगी है तो धुआं है मतलब है, एकदम श्योर है, तो अगर
धुआं नहीं है मतलब समझ जाओ आग नहीं लगी है, ठीक है। अब अपन ने इसको क्या किया, क्यू को निगेट किया तो अपन को पी का निगेशन मिल गया कि अगर आग नहीं लगी है तो मतलब सॉरी अगर धुआं नहीं है मतलब आग नहीं लगी। कैन समवन क्लैरिफाई व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स? जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, द पर्सन हु आर आस्किंग कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपन कंसीडर कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स? हम like the example you gave in this कि धुआं आ रहा है तो फैक्ट्रीज वगैरह का आ रहा है। ओके आई गेट। लेकिन ये समझो कि ये अजम्पशन का क्वेश्चन नहीं है जिसमें अपन बाहर की चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते। अपन इसमें क्या कर रहे हैं, मस्ट बी ट्रू की उसमें अपन पॉसिबिलिटी वाली चीजें भी कंसीडर करेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये वाली चीजें अपन को फैक्टर कंसीडर करना है। एक्सटर्नल चीजें मैम अगर इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज लगा सकते हैं क्या, जो पैसे जो बेस नहीं है? वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है और एक्सटर्नल फैक्टर्स नॉट एग्जैक्टली तुम्हें अप्लाई करना है कि उसके बेस पे तुम आंसर नहीं लिखोगे कि तुम धुएं वाली लाइन को आंसर मार्क कर दो, लेकिन इसको तुम्हें कंसीडर करके चलना है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। समझ आ रहा है कि धुएं वाले फैक्टर को कि इंडस्ट्री का जो धुआं है वो अपन ये बोल के चल रहे हैं कि अगर हो सकता है वो फायर का धुआं ना हो, आग लगने के कारण वाला वो धुआं ना हो, वो किसी और वजह से धुआं हो, ठीक है। तो अगर धुआं उठ रहा है, ठीक है, अपन ने क्या बोला था कि अगर आग लगी है तो मतलब धुआं है, तो अगर आग नहीं लगी है तो हो सकता है धुआं हो सकता है धुआं ना हो, ये वाली पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर धुआं नहीं उठ रहा है मतलब डेफिनेटली आग नहीं लगी है। इस चीज को बैठा लो दिमाग में तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी चीज। इसी चीज को अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, अपन काइट आर नॉट फ्लोन को निगेट कर रहे हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन अपन का यही पूछा है, ठीक है। इसको निगेट किए, क्या मिला, काइट्स आर फ्लोन, तो डेफिनेटली क्या मिल गया, स्काई इज क्लियर। क्या किसी को अब ये क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ कि अपन को वो आंसर में ढूंढ के मार्क नहीं करना है कि इंडस्ट्री का धुआं क्यों अपन आंसर लगा रहे हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ आवर माइंड अपन को दिमाग में चीजें रखनी है कि पॉसिबिलिटी को अपन एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मस्ट बी ट्रू यही स्टेटमेंट होते हैं जो एकदम 100% पॉसिबल हो, ठीक है, 100% अप्लाई हो रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड था, देखो मैंने इंटेंशनली ये क्वेश्चन लिया था, चाहती तो मस्ट बी ट्रू का पैसेज वाला क्वेश्चन दे के सॉल्व करा के खत्म कर देती है टॉपिक, लेकिन जब तक तुम दिमाग में जोर नहीं डालोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तब तक चीजें तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगती रहेंगी, इसलिए इंटेंशनली लिया था। अब ये क्वेश्चन देख के प्लीज घबरा मत जाना कि भाई क्लैट में ऐसा आएगा तो हमें नहीं समझ आ रहा होगा कि हम कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर लें कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लें, ठीक है। मस्ट बी ट्रू के जो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस जैसे आ सकते हैं एग्जाम में, उसकी मैं अलग से शीट तुम्हें होमवर्क शीट जैसे प्रोवाइड कर दूंगी बाद में, लेकिन ये बस इसलिए था ताकि तुम्हें थोड़ी सी समझ आ जाए कि मस्ट बी ट्रू अपन को सारी पॉसिबिलिटी कैसे इंक्लूड करते हुए ग्रास्प करते हुए एनालाइज करना है। घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से कि नहीं समझ आया, कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा, सब कुछ क्लियर है। अब कोई डाउट है क्या? क्लियर हो गया? कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं भी अगर समझ आया हो तो एक फॉर्मूला टाइप का तो रट गया ना तुम्हें, और साथ में ये पूरा पैसेज समझ आया, ये क्वेश्चन समझ आया, क्लियर मैम, ग्रेट। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारा क्लैट पूछेगा, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं उस क्वेश्चन से। अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केरल वाला फिर से अपन क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि अपन को पता है कि अपन को ये पैसेज अब तक रट चुका है, कैसे प्रोटोकॉल केरल का जो था वो बहुत अच्छे से फॉलो हुआ था, निपाह वायरस आउटब्रेक को भी बहुत इजीली बहुत एफिशिएंट वे में टैकल किया था, जिस कारण से सारे स्टेट्स को अपनाना चाहिए। बहुत क्लियर है पैसेज में, किसी को डाउट तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई जिसके जो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो पैसेज, ठीक है। मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन फाइंड करना है,
ऑप्शन से अपन चलते जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन क्वेश्चंस में, कोशिश करते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस आज खत्म हो जाएं, अभी भी अपन के पास अप्रॉक्स 1 आवर है। ठीक है, पहला ऑप्शन, कोरोना वायरस कॉजेस अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सिम्टम्स, ओके आंसर ठीक है, infections symptoms like a stuffy nose, cough and sore throat, which can be treated with rest and over the counter medication. The coronavirus can also cause middle ear infections in children. पूरा पैसेज बात कर रहा था प्रोटोकॉल का, सिस्टम का, कि कैसे अप्लाई होता है, कैसे नहीं अप्लाई होता है, किस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम केरल का अच्छा है, कैसा नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन ए है वो तो सिम्टम्स की बात कर रहा है, ठीक है, वो कहीं भी पूरे पैसेज का जो क्रक्स था उससे तो वो इंक्लूड कर ही नहीं रहा है, और क्या इन्फेक्शन का सिम्टम है वो उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स, और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इन्फेक्शन की, ये कहीं भी पूरे पैसेज में बात किया है क्या? नहीं, क्लियर है, ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन बी, we should all observe good hygiene and sanitation practices to prevent infection, avoid crowding in public places, and perhaps even replace the handshake with the traditional namaste. ऑप्शन बी खुद में तो सही है, ठीक है, सही बात कह रहा है कि ये चीजें अपन को करनी चाहिए, लेकिन क्या ये कंक्लूजन हो सकता है, क्रक्स है क्या? क्या ये बात कर रहा है कहीं भी कि अपन को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? क्या पैसेज इसके बारे में था? क्या पैसेज इसके बारे में था कि क्या प्रोटोकॉल्स या क्या सिस्टम फॉलो किया जा रहा है? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों गलत होता है, और आंसर है इसका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बात कर दिया सिम्टम्स की, दूसरा वाला ऑप्शन बात कर दिया इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की, जिस कारण से दोनों गलत हो गया, क्योंकि पैसेज में कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही थी। ठीक है, क्लियर है? ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, थोड़ी जल्दी फास्ट अपन मूव करेंगे, सारे क्वेश्चंस अपन कोशिश करते हैं कि आज सॉल्व कर लें, ताकि तुम्हारे ये वाले जो 3 टॉपिक हैं वो अच्छे से बैठ जाए दिमाग में। ये क्वेश्चन भी तुमने रीड किया होगा, क्वेश्चन स्टेम देखना। Based on the information in the given passage, which of the following is most likely to be true? ठीक है, पैसेज दिया है, पैसेज को एनालाइज करने के बाद अपन को ये समझना है कि इन ऑप्शंस में से क्या सही हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस में फॉल करेगा? ये उन टाइप के क्वेश्चंस में फॉल करेगा जो कहते हैं इन्फर क्या कर सकता है, क्या इम्प्लाई कर सकता है। ठीक है, पैसेज अगर सही है तो कौन सा ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, मोस्ट लाइकली बी ट्रू। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि सही ही हो, मस्ट बी ट्रू नहीं है, मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है सही होने की। पैसेज क्या कह रहा है? जो यूएस के लोग हैं वो फैट और नंबर ऑफ कैलोरीज जो वो कंज्यूम करते हैं, फैट को बेसिकली रिड्यूस करने के लिए वो नंबर ऑफ कैलोरीज जो कंज्यूम करते हैं उसको वो रिड्यूस करना चाह रहे हैं, और इसलिए वो मेजर जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनकी, जो उनके खाने पीने के तौर तरीके हैं, उसको वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूएस के लोगों को अपने शेप में फिट रहना और एक प्रॉपर शेप में रहना पसंद है। ठीक है, और वो प्रॉपर शेप में रहना, फिट रहना किसके ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? ओवर ईटिंग फूड्स, मतलब या तो ज्यादा खाने वाले तरीकों को, या टेस्ट को, भले जो चीजें उन्हें बहुत, फॉर एग्जाम्पल किसी को मैक एंड चीज बहुत पसंद है यूएस में, ठीक है, बट दे आर नॉट ईटिंग मैक एंड चीज बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा फैट और कैलोरी होती है। ठीक है, तो वो टेस्ट को भी सैक्रिफाइस करके फिट रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर दिए। क्लियर है? तो यही बात ऑथर कर रहा है। अब इसमें बोल रहा है लाइकली आउटकम इज दैट, मतलब ठीक है, भले वो ऐसा हो सकता है, वो इसकी वजह से एकदम जरूरी नहीं कि वो फिट हो ही जाए या शेप में आ ही जाए, लेकिन इससे एक और फायदा क्या होगा कि जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उनका तरीका है लाइफ का, ठीक है, और जो उनकी लाइफ की लेंथ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि वो कितना जिएंगे, वो
सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने के चांस हैं। ठीक है, पूरा पैसेज समझ आ गया। यूएस वालों का भले इंटेंशन है कि शेप में रहना, फिट होना, जिस कारण से वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, डाइटरी हैबिट में चेंज कर रहे हैं, कैलोरीज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भले वो शेप में आए ना आए, सब कुछ ये सब जरूरी नहीं है, मतलब एक चांसेस है कि हो ऐसा, लेकिन ये तो श्योर है कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि उनके जो जीने का, जो उनकी लाइफ टेन्योर है, वो बढ़ेगा, प्लस उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, कि मतलब ज्यादा उन्हें हेल्थ इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे। जनरल लाइफ से भी क्लियर है तुम्हें? जरूरी नहीं है कि हो सकता है अपन बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है ऐसे कि मतलब फिट हो जाएंगे, शेप में आ जाएंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हो पा रहे हैं फिट, इतना कुछ कर रहे हैं, डाइटरी हैबिट चेंज कर रहे हैं, लेकिन तो भी कोई मेजर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिख रहा है खुद पे। लेकिन उनकी लाइफ हैबिट तो चेंज हुई, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी लाइफ टेन्योर थोड़ी सी सिग्निफिकेंटली बढ़ा, ऐसा ऑथर कह रहा है। ऑप्शंस में आते हैं कि कौन सा मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू है। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों ने ऑप्शन डी आंसर दिया है। ओके, सबने ही ऑप्शन डी आंसर दिया है। यूएस सिटीजन्स आर एमिंग टू स्टे इन शेप। अब ये चीज देखना, एक लाइन ऑथर ने कही कि अच्छे खाने, मतलब ये जो टेस्टी खाना होता है या जो बहुत ही उनका मनपसंद खाना है, वो सैक्रिफाइस करते हैं यूएस के लोग, क्योंकि उन्हें फिट रहना है। ठीक है, लेकिन क्या सोल पर्पस, पूरा कंक्लूजन यही निकल रहा है कि यूएस के लोगों को सिर्फ फिट रहना है, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, नहीं तो ऑथर ये बात भी तो कर रहा है ना कि लाइफ टेन्योर, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी बढ़ेगी। ठीक है, उनकी क्वालिटी और उनकी लेंथ ऑफ लाइफ बढ़ेगी, उनको ये ऐसे हेल्थ इश्यूज ज्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी बात भी तो कर रहा है, क्लियर है? तो ठीक है, दिस ऑप्शन वाज लाइकली टू बी ट्रू, बट स्टिल वी हैव अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन डी को अपन यहाँ मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ उनका एम फिट रहना नहीं है, कुछ का एम ऐसा भी है जो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रेफर करना चाहते हैं, जिस कारण से ये पूरा पैसेज बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ फिट रहने या इन सब चीजों की बात नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन सी, यूएस सिटीजन्स आर well and truly behind health factors and only discovered the necessity of changing food habits। भाई ये तो irrelevant सा हो गया। क्यों irrelevant सा हो गया? ये बात नहीं की जा रही है कि कब से ये हेल्थ फैक्टर में लैग कर रहे हैं, या कितने मात्रा में ये हेल्थ फैक्टर में यूएस के पीपल लैग कर रहे हैं, कितने पीछे हैं। पूरे पैसेज में ये बात की गई क्या? नहीं। क्या बात की जा रही है? एक फाइनल सोल्यूशन सा तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे हेल्दी फूड हैबिट्स से तुम्हें क्या 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 फायदे हो सकता है, ऐसा ऑथर बता रहा है। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी, डाइटरी एडजस्टमेंट्स हैव नथिंग टू डू विद अ लाइफस्टाइल, कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। ठीक है, लास्ट लाइन में ही बोला है कि लेंथ एंड क्वालिटी ऑफ देयर लाइव्स विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, क्यों सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा? क्योंकि डाइटरी हैबिट में चेंज की जा रही है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी तो भाई पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो ऑप्शन बी भी अपन एलिमिनेट करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वो क्या है? फिटनेस एंड हेल्दी बॉडी मास is inconsistent with eating filling and tasty food। अब यहाँ पे बात की थी, यूएस के जो लोग हैं वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं किसको? बेटर डाइटरी हैबिट्स को, फिट रहने को, ठीक है, शेप में रहने को, किसके ऊपर? हेल्दी फूड, जो ये टेस्टी फूड है, जो ये ऐसे जो कंज्यूमिंग टाइप ऑफ फूड है, जो अपन को बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगता है, उन चीजों को वो अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, इससे अपन को क्या पता चलता है कि अगर ऐसे जो फूड है इनको अपन कंज्यूम करेंगे तो अपन फिट नहीं रहेंगे और हेल्दी बॉडी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हेल्दी बॉडी और फिटनेस किसके विपरीत चलता है, किससे इनकंसिस्टेंट है, किसके पैरेलल नहीं चलता है? वो है ईटिंग फिलिंग एंड टेस्टी फूड्स। यहाँ फिलिंग एंड टेस्टी फूड से मतलब उसका वो कैलोरी वाला फूड ही है। अब ये मत समझ लेना कि अपन अगर पालक पनीर बना रहे हैं तो क्योंकि उसमें पालक होता है तो वो हेल्दी है। अब यहाँ पे उस इंटेंशन से ऑथर ने बात ही नहीं की है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन को मैं मार्क करती हूँ, यहाँ पे ऑथर ने ये लाइन लिखी हुई है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये पैसेज कोई डाउट? शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी बात की हुई है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? AMR वाली, कोलेस्टिन वाली, कि कैसे अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने लगते हैं एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में, लाइफ स्टॉक की फील्ड में या ह्यूमन के ऊपर, तो कैसे वो फंक्शन करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि जो नए बैक्टीरिया, जो नए वायरस वगैरह हैं, वो भी उससे क्या हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर वो उनमें अप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, सारी एंटीबायोटिक्स एकदम यूजलेस हो जाती हैं। फिर क्या दिक्कत आती है? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी ज़्यादा पैसा लगाने के लिए इसमें मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि एक तो भाई 10-12 साल लग जाते हैं, ठीक है? फिर एंटीबायोटिक्स इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग कि जिस कारण से ये फिर से यूज़लेस हो जाती है और उनको उतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, यही बात थी। अब अपन इसको देखेंगे। Which of the following is most logical conclusion of the above passage? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना है इसको। Option A, there is an urgent need to augment capacity for regulatory mechanism, infection control practices and diagnostic support availability and use of entire चीज जितनी भी इसने लिखी है। बट क्या ये पैसेज का क्रक्स है? नहीं। ठीक है, पैसेज का क्रक्स क्या था कि भाई कैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने से उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, किस तरह से एकदम यूजलेस हो जा रही है वो, और कैसे गवर्नमेंट को कोलेस्ट्रॉल को बैन करना एक यूजफुल प्रोसेस फॉलो, मतलब एक यूजफुल चीज हुई है अपने साथ। ये क्रक्स था ना। ऑप्शन ए क्या कर रहा है? वो एक नई प्रॉब्लम, जो नया नीड है उसके बारे में बात कर रहा है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ऑगमेंट, ये सारी चीजें बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए तो अपन सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कंक्लूजन नहीं है, ठीक है, ये चीजें बता रहा है कि क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या नीड है अभी टाइम की, लेकिन ये कंक्लूड नहीं कर रहा है, ये क्रक्स नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपन का एलिमिनेट होता है। ऑप्शन बी, the health of humans and animals falls in the domain of state authorities and this adds complexity of nationwide response. The magnitude of the problem in India remains unknown. Surveillance networks. भाई सर्वेलेंस नेटवर्क्स ये पैसेज में कहाँ बोला था? कहीं भी नहीं। ठीक है, स्टेट अथॉरिटी के अंदर अपन फॉल कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ बोला था? कहीं भी नहीं। तो क्या बी रेलेवेंट है? नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी, the human health and environment sectors have equal responsibilities and strategic actions in combating AMR. Implementation of India's action plan need to be accelerated. इंडिया का एक्शन प्लान एक्सेलरेट करने की जरूरत है, नहीं है? पैसेज में कहीं कुछ भी बात नहीं कर रहा है। पैसेज सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा है, कैसे कोलेस्ट्रीन को बैन करना एक फायदेमंद चीज थी और कैसे कंटिन्यूअस एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत ही एंटीबायोटिक्स को यूजलेस प्रूव कर देता है, कैसे मैन्युफैक्चरर्स फिर पैसे लगाने को तैयार नहीं होते, ये सारी चीजें की बात थी ना। तो ऑप्शन सी किसकी बारे में बात कर दिया? इंडिया एक्शन प्लान की, इररेलेवेंट हो गया। ऑप्शन बी सर्वेलेंस नेटवर्क की, ये रेलिवेंट हो गया। ये ऑप्शन ए देयर इज अर्जेंट नीड, ये एक अपने तरफ से एक इनपुट दे दिया कि कैसे एक अर्जेंट नीड की जरूरत है, कंक्लूजन नहीं है। तो आंसर करेक्ट क्या है? ऑप्शन डी। बहुत लोगों का आंसर सही आया है, आई एम ग्लैड टू सी दैट, कि ठीक है, समझ आने लगा है तुम्हें क्वेश्चन। द गवर्नमेंट्स मूव ऑफ बैनिंग कोलेस्ट्रीन की बात किया, बैनिंग की बात किया, is among the numerous steps that will contribute to global effects to preserve and prolong the efficacy of antibiotics. यही बात कर रहा है कि कैसे कोलेस्ट्रीन का बैन एंटीबायोटिक्स की लाइफ टेन्योर को ज्यादा बढ़ाने में काम आएगा। ठीक है, और पोस्ट एंटीबायोटिक फ्यूचर, जो एंटीबायोटिक नहीं रहने पे जो इम्प्लीकेशंस होंगे, जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसको भी एक तरह से संभालता है ये कोलेस्ट्रीन का बैन। यही कंक्लूजन था। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ऑप्शन डी सही क्यों है? एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अब इसको समझना। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज क्वेश्चन स्टेम की चेंज है, वो है अप्रोप्रिएट समरी। अप्रोप्रिएट समरी क्या होगी भाई?
जो कंक्लूजन कहना चाह रहा होगा वही अप्रोप्रिएट समरी होगी, उसको समराइज करेंगे अपन, उसका क्रक्स निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, समझना। ये बोलता है कि सोशियोलॉजिस्ट ने एक स्टडी की थी 2006 में, ठीक है, किसके ऊपर? कि स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज कैसे माउंटेन्स के प्रेजेंस से डिफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे माउंटेन्स हैं तो हो सकता है, अगर कहीं पे माउंटेन्स हैं तो हो सकता है वहां पे मोनोगैमी फॉलो होती है, हो सकता है वहां पे पॉलीगैमी फॉलो होती है। ठीक है, इस बारे में उन्होंने स्टडी की थी। मोनोगैमी यानी एक हस्बैंड या एक वाइफ ही हो, ठीक है। पॉलीगैमी यानी मल्टीपल मैरिज अपन कर रहे हो। गैमी यानी मैरिज होता है, पॉली यानी मल्टीपल, मोनो यानी सिंगल। ठीक है, सिंगल मैरिज हुई है कि मल्टीपल मैरिज हुई है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये मैरिज स्ट्रक्चर, कि पॉलीगैमी हो या मोनोगैमी हो? किस पे? ये ज्योग्राफिकल टेरेन, कि मतलब कैसा अपन का वहां का ज्योग्राफी है, लैंड प्लेन है कि माउंटेनियस है कि हिली है, कैसा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ये स्टडी हमारी कहती है। ठीक है, अब ये बात करता है कि जहां पे ओनरशिप थी लैंड की, मतलब एक प्लेन लैंड रहा होगा, एक अच्छा सा लैंड रहा होगा, वहां पे मोनोगैमस मैरिज ज्यादा प्रिविलेंट रही है। ठीक है, क्यों प्रिविलेंट रही है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, कल्टीवेशन हुआ, सब कुछ हुआ, प्रॉपर एग्रीकल्चर हो गया, उनके सस्टेनेंस के लिए काम हो गया। लेकिन जो हिली एरिया है या जो माउंटेन रेंज है, परफेक्ट आंसर्स, ग्रेट। जो हिली एरियाज है, जो माउंटेन रेंजेस है, वहां पे क्या दिक्कत है कि भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या प्लेन लैंड में तो तुमने फार्मिंग कर लिया, एग्रीकल्चर कर लिया, लेकिन जो माउंटेन रेंजेस है वहां तुम्हें फूड को प्रोक्योर करने में या फूड को जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते हैं, यहाँ पर्टिकुलरली नागा और जॉनसरी की बात की है, तो नागा और जॉनसरी पीपल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न इंडिया में, वो पॉलीगेमस मैरिज फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? इससे क्या होता है, उन्हें लेबर प्रोवाइड होता है। मल्टीपल मैरिज की, ज्यादा वाइफ है, ज्यादा बच्चे हैं उनके, तो क्या होगा, ज्यादा लेबर प्रोवाइड हुआ, उन्हें ज्यादा लेबर मिला। ठीक है, फैमिली ही फैमिली में वो आपस में काम कर लिए, उन्हें फूड मिल गया। ठीक है, लेकिन क्या ऐसी पॉलीगेमस मैरिज की जरूरत थी प्लेन एरिया में? वहां तो सिंपल इजी तरीके से भी एग्रीकल्चर वर्क कर रहा था ना। तो इसलिए माउंटेन की प्रेजेंस या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत हद तक मैरिज स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? पैसेज क्लियर है? समरी निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए, नागा एंड जॉनसरी ट्राइब्स वर अवर्स टू मोनोगेमी। अब ये देखना, अवर्स यानी स्ट्रांगली डिसलाइक करना किसी चीज को। ठीक है, अवर्स यानी स्ट्रांगली डिसलाइक करना। अब ये चीज एक्सप्लिसिटली नहीं दी है पैसेज में कि नागा और जॉनसरी जो पीपल हैं वो एकदम हेट करते हैं मोनोगमी स्ट्रक्चर को। ठीक है, हो सकता है कभी ऐसा टाइम रहा हो जब वो मोनोगमी स्ट्रक्चर खुद फॉलो करते हो। ठीक है, ये तो मैं मान लो असम्पशन बता रही हूँ, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली ऐसा दिया हुआ है क्या कि जो मोनोगमी स्ट्रक्चर है वो नागा और जॉनसारी ट्राइब हेट करते हैं? पैसेज की समरी हो सकती है क्या? नहीं। और भी तो बातें किया है ना कि कैसे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर मैटर करता है स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज डिफाइन करने में। तो सिर्फ एक लाइन ये कहना ये समराइज नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए नेग्लेक्ट होता है। ऑप्शन सी, monogamy does not flourish in forests as the economics of such regions does not demand it. अब इसने बात की कि मोनोगमी का जो वो मोनोगमी जो है वो ऐसे रीजन में, फॉरेस्ट रीजन में नहीं फंक्शन करती क्योंकि वहां की इकोनॉमी डिमांड नहीं करती। फॉरेस्ट वाले लैंड की तो अपन ने पहले ही बात ही नहीं किया पैसेज में, तो क्या ये समरी हो सकता है? नहीं। पूरा पैसेज अपन का या तो वो इन जनरल ज्योग्राफी के टर्म्स में बोला गया है, या तो माउंटेन का बात की गई है, या तो लैंड एरिया के बारे में बात की गई है। फॉरेस्ट में कैसी इकोनॉमी डिमांड करती है, कौन सी मैरिज टाइप कौन सी नहीं डिमांड करती है, वो एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, तो समरी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, फैमिली स्ट्रक्चर्स हैव अ कंसीडरेबल इम्पैक्ट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन। उल्टी बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर, ठीक है, इम्पैक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज को, फैमिली स्ट्रक्चर को,
ना कि फैमिली स्ट्रक्चर इम्पैक्ट करता है ज्योग्राफी को। अब अगर मान लो किसी की पॉलीगमी वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी के मल्टीपल वाइफ है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो हिमालय में गया, तो मान लो अगर हिमालय में गया और एक इंसान ने सिर्फ एक ही शादी हुई, एक ही शादी की, तो जरूरी नहीं है कि हिमालय भी एकदम फ्लैट लैंड में टर्न हो जाएगा, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लेन लैंड में गई, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में गई फॉर एग्जाम्पल पहले के हिसाब से, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे हिल्स आ जाएंगी क्योंकि मैंने मल्टीपल मैरिज कर ली है, ठीक है, क्लियर है। तो फैमिली स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट नहीं होता है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का इम्पैक्ट होता है फैमिली स्ट्रक्चर में। तो ऑप्शन डी भी नेग्लेक्ट हो गया, सही आंसर ऑप्शन बी। द चेंज फ्रॉम पॉलीगेमस टू मोनोगेमस फैमिलीज हैज अ कोरिलेशन विद द ज्योग्राफी। रिलेशन है, ये नहीं बात कर रहा है कौन किसको इम्पैक्ट कर रहा है, ये बात कर रहा है रिलेशन है, ठीक है, एक कोरिलेटेड टर्म्स है ये। इज दिस क्लियर? ऑप्शन बी सही क्यों है? कोई डाउट? ओके, someone has raised his hand. I could read Ishita. Any doubt? ओके, ठीक है, क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन ने पैसेज सॉल्व किया हुआ है, क्लियर है। पैसेज पता है ना कि मार्स के जो मूनलेट है फोबोस, वो स्पाइरल मूवमेंट करते 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 क्या हो रहा है, मार्स के क्लोज आ रहा है। इसलिए जो साइंटिस्ट है वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो फोबोस है वो कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, फोकस करना मेरे वर्ड्स पे, कोलाइड कर जाएगा मार्स से, ठीक है। और उसका अल्टीमेट फेट क्या होगा, वही बात कर रहे हैं, कोलाइड कर जाएगा। लेकिन जो उसके पार्टिकल्स, छोटे 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 जो पार्टिकल्स होंगे वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वो ऐसा पहली बार होगा कि जो रॉकी प्लैनेट है उसके अराउंड भी रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि अभी तक क्या देखा गया है कि सिर्फ गैसियस प्लैनेट्स के अराउंड ही रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लियर है। पैसेज बस इतना सा कह रहा है। देखो question number 5, which of the following can be inferred as a view with the author will most definitely agree with? author किस व्यू से सबसे ज्यादा अग्री करेगा, ठीक है। ऑप्शन 2 देखो, फोबोस इज सर्टेनली टू गेट डिस्ट्रॉयड। भाई क्लियर है, अल्टीमेट ऑफ फोबोस बोला गया है किसको, कोलाइड करने को। ये क्या बोला गया है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो रिंग बनाने की बात की गई है साइंटिस्ट द्वारा, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर डिस्ट्रॉय होना होता तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती ना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी नहीं बचते। तो इसलिए ऑप्शन 2 क्या हुआ, गलत। ऑप्शन ए, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड। क्या ऑथर इससे अग्री करेगा इस इन्फरेंस से, ये समझना है, ये नहीं समझना है कि समराइज कर रहा है कि नहीं। क्या इस इन्फ्रेंस से ऑथर अग्री करेगा या नहीं, ये समझो कैसे। फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में कहता है नथिंग लास्ट्स फॉर एवर, ठीक है। इससे ऑथर क्या कहना चाह रहा था कि कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में, ठीक है, हर चीज चेंज होती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। तो पहला लाइन, जो पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, चेंज तो होती रहेगी चीजें, ठीक है। अब इससे तुम कंफ्यूज मत होना कि बोल रहा है चेंज इज द परमानेंट वर्ड और पहली लाइन में बोल रहा है नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। भाई चेंज है, चेंज है ना बदलना, अब बदलती रहेगी चीजें, ये फिक्स्ड है। यही तो ऑथर समझाना चाह रहा था कि हर चीज बदलती रहती है, कोई चीज एकदम स्टैटिक नहीं रहती है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए फॉलोज ओनली वन। इज दिस क्लियर? जिन्होंने आंसर नन ऑफ दीज दे दिया है, इज दिस क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है कि फोबोस का In the middle of the paragraph, it is said that if it is just the right distance from its host, it will stay in the orbit indefinitely. So it states. ओके, प्रथा एक चीज ध्यान रखना, इसने बोला है कि अगर राइट डिस्टेंस में होगा तो वो ऑर्बिट पे रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग की जो साइंटिस्ट की रिसर्च थी, ठीक है, वो क्या कहना चाह रही है, वो तो यही बता रही है ना कि वो घूमते घूमते कोलाइड करेगा। क्या कहीं से भी ये बात कर रहा था कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा? अगर पूरा डिस्ट्रक्शन की बात होती तो वो ये बात नहीं करता कि कैसे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, कैसे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। और जो जिस लाइन को तुम पॉइंट आउट कर रही हो वो ये है कि अगर राइट डिस्टेंस पे रहता है फ्रॉम होस्ट से, ठीक है, तब तो और ये क्लियर हो गया कि भाई
नेसेसरी नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय ही हो जाए। मान लो अगर ये साइंटिस्ट की फिलॉसफी गलत हो गई कि वो स्पाइरल होते होते कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो भी अगर राइट डिस्टेंस पे बना हुआ है तो क्या डिस्ट्रक्शन होगा? नहीं। ठीक है, तो तुम्हें समझ आया कि वैसे तो अपन को पहला वाला लाइन ज्यादा प्रेफर करनी है, लेकिन अगर जो तुम लाइन पॉइंट आउट कर रही हो कि अगर इक्वल डिस्टेंस पे रहता भी है, ठीक है, तो कैसे वो एकदम सर्टेन नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय ही हो जाए। क्लियर है क्या कि फिर से समझाएं? एनी डाउट? ओके ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आए, अब कंक्लूजन फाइंड करना है अपन को। नेक्स्ट समझो, कंक्लूजन बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। ऑप्शन ए, फोबोस विल नॉट सी इट्स एंड एज नोन बाय साइंटिस्ट्स फॉर डिकेड्स। भाई फोबोस एंड देखेगा कि नहीं देखेगा ये अभी सर्टेन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए क्या कर रहा है, एकदम सर्टेन, एकदम फिक्स्ड आंसर दे रहा है कि भाई फोबोस विल नॉट सी सेंड। हो सकता है अगर जो साइंटिस्ट हैं वो 3 पॉसिबिलिटी अपन को इंटेंशनली बताए हुए हैं कि अगर मून अर्थ के सॉरी मून अगर इतने डिस्टेंस पे है तो क्या होता है, इतने पे डिस्टेंस पे होता है क्या होता है, अगर बहुत नियर आ जाता है जैसे मार्स के केस में है तो क्या होगा, कोलाइड होगा, ठीक है, हो सकता है एंड हो जाए, हो सकता है जो रिंग स्ट्रक्चर है वो भी एंड हो जाए, लेकिन ऑप्शन ए एक एक्सट्रीम कंक्लूजन दे दिया, ठीक है, एक्सट्रीम है इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट करेंगे कि विल नॉट सी इट्स एंड। जरूरी है क्या कि वो एंड नहीं देखे, ऐसा कुछ भी क्या कंक्लूड कर रहा है साइंटिस्ट, सॉरी ऑथर? नहीं, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी, ओनली गैस प्लैनेट्स कैन हैव रिंग्स अराउंड देम। भाई ये तो उल्टी बात हो गई ना, अपन को यही चीज तो ऑथर समझा रहा था कि कैसे रॉकी प्लैनेट जो मार्स है पहली बार उसमें भी रिंग होने की संभावना है, ठीक है, सो हाउ दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द इंटायर पैसेज, कि भाई जो चीज ऑथर बोल रहा है उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली वो इन्वर्ट कर दे रहा है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी, फोबोस कैन नेवर फॉर्म अ रिंग अराउंड मार्स एज इट इज अ रॉकी प्लैनेट। भाई साइंटिस्ट तो वही कह रहा है ना कि भाई रॉकी प्लैनेट के अराउंड भी रिंग फॉर्म हो सकती है, जो फोबोस के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे, जो मतलब बचेंगे या बनेंगे कोलिजन के बाद, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी सही है, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर, ठीक है, पहला लाइन भी यही कह रहा था, अपन इसी को कंक्लूजन, बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी 3 अपन के गलत हैं, तो अपन को बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन क्या है, नथिंग लास्ट फॉरएवर, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर है वो दूसरा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन सेम स्ट्रक्चर नहीं होगा, चेंज होता रहेगा। इज दिस क्लियर कि ऑप्शन बी सही क्यों है? एनी डाउट्स? ओके, सो 7, 8, 9 इज योर होमवर्क। बस इसमें एक चीज मुझे पॉइंट आउट करनी थी, जहां पे ये वाली लाइन देखो, given 3 values of autonomy, beneficence and non-maleficence, what should he do? तीनों वर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऑटोनॉमी यानी कि डॉक्टर के पास कंट्रोल है, कि गवर्निंग पावर है कि वो बताए या ना बताए, पहला ऑटोनॉमी। बेनिफिशंस यानी किसी के सोल गुड इंटरेस्ट या बेनिफिट में ही काम करना, और नॉन मेलेफिशंस यानी ज्यादा किसी को हार्म ना करते हुए लीस्ट पॉसिबल हार्म ही प्रोवाइड हो, मतलब अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि तुम्हें हार्म प्रोवाइड करना पड़े, कि हार्म करना पड़े किसी को, तो वो लीस्ट पॉसिबल हार्म हो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन ऑथर के पास, सॉरी डॉक्टर के पास होते हैं, या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दे पेशेंट को कि क्या कंडीशन है, या तो बेस्ट इंटरेस्ट में काम ले, कि अगर जरूरी है बताना, चाहे वो कितनी भी बुरी न्यूज हो, कितनी भी सही न्यूज है, वो सोच के चले कि हो सकता है बुरी न्यूज सुन के उसे हार्ट अटैक आ जाए, तो वो ना बताए, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, उसे हार्ट अटैक ना दिलाना, तो वो बेनिफिशंस हो गया। नॉन बेनिफिशंस क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि लीस्ट हार्म, हो सकता है बताने से ग्रेटर हार्म को अवॉइड किया जा सके। तो ये 3 चीज डॉक्टर के पास अवेलेबल होती है, मैंने इसलिए बता दिया कि जब ये सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें हेल्प करेगा। 7, 8, 9 होमवर्क है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि भाई सबको, सारी जनरेशन को अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग प्रॉब्लम फेस करनी होती है,
ठीक है, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। बस होता क्या है, जैसे पास्ट में चेंजेस का जो स्पीड थी वो कम थी एज कंपेयर टू अभी, अब चीजें बहुत जल्दी क्विकली चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये लाइन जो मैंने हाईलाइट करके रखी है, ओनली द एक्सेलरेशन ऑफ द चेंजेस इज मोर टुडे देन इट हैज एवर बीन। पहले के कंपैरिजन में अभी का जो एक्सेलरेशन ऑफ चेंज है, मतलब चेंज का जो रेट है, ठीक है, वो ज्यादा है। क्लियर? फिर एग्जाम्पल देता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने ऑलरेडी हमें नोन चीजें हैं, हमें जो चीज पता है, हमें जो सॉल्यूशंस पता होते हैं, हमें जो लगता है कि हमने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया है कि हम किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी काम नहीं आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है कि 90 ईयर्स अगो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो भी ऐसी सिचुएशन में पड़े थे। अमेरिका में 1930s में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, ठीक है, जिसमें इकोनॉमी जो थी एकदम क्रैश हो गई थी। उसमें क्या हुआ था, लोग क्या करने लगे थे, उनको लगा कि भाई सारे बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं बच रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना जितना भी पैसा था जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करके रखा था। अब बैंक कैसे फंक्शन करता है, जो अपन पैसे डिपॉजिट करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी को लोन देता है, उससे इंटरेस्ट आता है तो उसका फंक्शन होता है, फिर वो दूसरों को लोन देता है, ये फंक्शन चलता रहता है। ये डिपॉजिट किया, वो लोन दिया दूसरे पर्सन को, उससे उसका फंक्शन चलता रहा। जब ग्रेट डिप्रेशन आया, बाकी बैंक्स बैंकरप्ट होने लगे, तो कुछ लोगों को लगा कि भाई जितने बैंक अपने बचे हैं, जहां पे अपन ने डिपॉजिट करके रखा है, वहां से भी पैसे निकाल लो, वरना वो भी बैंकरप्ट हो जाएंगे तो अपन का पैसा वहां से भी डूब जाएगा। ठीक है, तो लोग अपना जितना भी डिपॉजिट था वो वापस से लेने लगे, जिसके कारण से और ज्यादा दिक्कतें जाने लगी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब यूएस प्रेसिडेंट बने 1933 में, तो उन्होंने एक चीज रियलाइज करी कि मनी और इकोनॉमी सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, मतलब सिर्फ यही रीजन नहीं है फेलियर का। और रीजन क्या है कि गवर्नमेंट जो उस टाइम की थी वो प्रॉपर पॉलिसी प्लानिंग नहीं कर पाई थी। ठीक है, एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे पाई थी अपने सिटीजन्स को, या एक प्रॉपर भरोसा नहीं दिला पाई थी कि नहीं भाई अच्छे से फंक्शन कर सकता है, क्योंकि सिर्फ मनी और इकोनॉमी ही हमारी ग्रोथ का रीजन नहीं है। ठीक है, और रीजन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमारा जो मैन का जो ह्यूमन काइंड है, जो मैन का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो मैन पावर है, वो बहुत अच्छा है, जिसके कारण से हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, मनी इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक रीजन है, लेकिन सिर्फ सोल रीजन नहीं है। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रियलाइज किया, और क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं थी, तो भी वो रेडियो पे गए और लोगों को एक मोटिवेशन दिया कि भाई हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएंगे अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बैंक्स वगैरह को वो दूसरा इंश्योरेंस का एक लेजिस्लेशन उन्होंने पास किया कि भाई कैसे अगर जो लोग डिपॉजिट करते हैं वो उन्हें प्रोटेक्टेड रखना है, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। ठीक है, इससे उन्हें एक और चीज पता चली कि जो उन्होंने कॉन्फिडेंस आपस में लूज कर दिया था, जो फेथ आपस में लूज कर दिया था, खुद में फेथ लूज कर दिया था लोगों ने, वो भी एक मेजर रीजन थी। ठीक है, फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सबसे बड़ा डर मतलब क्या है, कि डर लगना, कि अपन अगर किसी चीज से घबरा जाते हैं वही सबसे बुरी चीज है जो अपन को हार की तरफ ले जाएगी। ठीक है, कि जनरल लाइंस उन्होंने बात की। क्लियर है पूरा पैसेज क्या कहता है, किस तरह से उन्होंने एक नया पॉलिसी लाया, नॉट एग्जैक्टली पॉलिसी, किस तरह से उन्होंने एक नया सॉल्यूशन लाया, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम रेक्टिफाई किया, कि क्या प्रॉब्लम है पुराने गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह में। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन, अब ये इन्फरेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर लाइन से इन्फर करने को बोल रहा है। What can be inferred from the line? Only the acceleration of the change is more today than it has ever been. ठीक है, इस लाइन से क्या इन्फर कर सकते हो? ऑप्शन ए, the study of change and its relation with time as a physical concept. फिजिकल कॉन्सेप्ट, कौन सी फिजिकल कॉन्सेप्ट? हमने कहीं पे बात की क्या पूरे पैसेज पे? हमने इन्फर कर सकते हैं क्या कि अपन किस फिजिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कि जो चेंज है वो टाइम के साथ बदल रही है, ये अपन इसको फिजिकली कैसे
मतलब समझ पाएंगे, ठीक है। टर्म्स को, इन फिनोमिनास को अपन महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल कॉन्सेप्ट कहना बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ही जनरलाइज्ड हो जाएगा, तो अपन ऑप्शन ए को एलिमिनेट करते हैं, ये इन्फरेंस नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, द पेस ऑफ लाइफ इज लोअर टुडे देन इट वाज इन द पास्ट। जो लाइफ के चेंज होने का दर है, रेट है, या लाइफ जिस तरह से मूव कर रही है, उसका जो रेट है वो कम हो गया है, ठीक है। क्लियर है? इज लोअर टुडे मतलब पास्ट से भी रिड्यूस हो गया है। ये तो उल्टी बात कर रहा है, ये तो अपन ने बात की ही नहीं थी। अपन ने बात क्या की थी कि चेंज का जो रेट है वो बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेट यानी बढ़ना, ठीक है। रिटार्ड यानी घटना, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यानी बढ़ रहा है चेंज का रेट। ऑप्शन डी, more challenges are dotting the present times than the past. Up, only the acceleration of the change is more today than it has ever been. इससे उसने बोला है चेंज का रेट, उसने ये बात नहीं की है कि कैसे चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं या कोई पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ नेगेटिव अप्रोच डी में बात की गई है, सिर्फ चैलेंजेस की बात की गई है, इसलिए अपन इसको एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है, द पेस ऑफ लाइफ इज फास्टर टुडे देन इट वाज इन द पास्ट। एक्सेलरेशन ऑफ चेंज की बात की गई थी कि चेंज कैसे ज्यादा हो रहा है। ऑप्शन सी में वही बात की गई कि द पेस ऑफ लाइफ इज फास्टर टुडे, ज्यादा है, ठीक है, रेट ज्यादा है। क्लियर है कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्यों है? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी मूव ऑन। बहुत ही क्लियर सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को। इसमें बिजनेस कम्युनिटी की बात की गई है जो गवर्नमेंट रेगुलेशन को नहीं मानने के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं तो हमारे बिजनेस करने का जो कॉस्ट होती है, जो हमें इनपुट लगाना होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। और उतना हमें और जब गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है तो एक तो हमें ज्यादा कॉस्ट लगानी होती है, इनपुट ज्यादा देना होता है, और दूसरी चीज बेनिफिशियल कंपटीशन नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक ज्वेलरी शॉप है, तो सामने वाला इंसान भी अगर ज्वेलरी शॉप खोलना चाह रहा है और गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो हो सकता है सामने वाले इंसान के पास इतना इनपुट मनी नहीं है कि वो लगा पाए और इस मार्केट में आ पाए, ठीक है। तो जो बेनिफिशियल कंपटीशन है हमारे बीच, जो मुझे शायद फायदे में ला सकता था, क्योंकि अगर वो ज्यादा प्राइस रखेगा मार्केट में तो मुझे फायदा होगा। मैं कम प्राइस में वो चीज अगर बेचने लगूंगी, कंपैरेटिवली कम प्राइस में अगर बेचने लगूंगी, तो लोग मेरे पास आएंगे। तो वो बेनिफिशियल कंपटीशन वाली चीज जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से हैम्पर होती है। दो चीज हैम्पर हुई, एक तो इनपुट ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है, इनपुट पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, और ये बेनिफिशियल कंपटीशन जो था वो रिड्यूस कर देता है। ऐसे में क्या होता है, हार्म होता है बिजनेस को, ठीक है, और कम्युनिटी एज अ होल को भी। भाई सामने वाला इंसान गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से नहीं आ पाया ना, तो कम्युनिटी एज अ होल को हार्म हुआ। दूसरा, जो बायर्स थे उनको भी अब ऑप्शन कम मिला, ठीक है, ना वो मेरे पास आए ना सामने वाले के पास गए, उनके पास ऑप्शन नहीं था। एक ही जगह जाने का ऑप्शन हो रहा है तो उसी जगह गए, उनको अगर चीजें पसंद भी नहीं आई तो भी उनको लेना पड़ा, तो कम्युनिटी एज अ होल को भी हार्म हुआ। उसके बाद वो बात करते हैं कि जिस फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल ट्रकिंग, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशंस, जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं था, वहां पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रही, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं, ठीक है। एक सेंटेंस बोला ऑथर ने कि कैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन के रहने से नुकसान हो रहा है, और उसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उसको एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पॉइंट रखा कि भाई जिस फील्ड्स में ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है उसमें कैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद अब ऑथर एक और चीज बोल रहा है, इसको उल्टी चीज बोल रहा है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ही बता रहा है कि भाई लेकिन ऐसे ये जो कमेंट कर रहे हैं ये बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग
कि कैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन अच्छा नहीं है और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, वो एक चीज को तो इग्नोर ही कर देते हैं। अब ये ऑथर बता रहा है, ठीक है, ये वाला लाइन ऑथर बता रहा है और ये वाला बिजनेस कम्युनिटी के लोग क्या कह रहे थे वो है, ठीक है। ऑथर क्या बता रहा है कि भाई ऐसी इंडस्ट्रीज जहां फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वहां पे तो गवर्नमेंट रेगुलेशन नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। क्यों नेसेसरी हो जाता है? क्योंकि अगर ऐसे गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, ऐसे इन्वॉल्व ना हो, तो क्या कंडीशन होगी कि ऐसी इंडस्ट्री तो बहुत पहले ही कोलैप्स कर गई होती अगर गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन करके इसमें रेगुलेशंस नहीं लगाया होता, इसमें प्रॉपर एक रूलिंग नहीं दी हुई होती तो, ठीक है। क्लियर है? पहला पार्ट बिजनेस कम्युनिटी वाले बोल रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन होना नुकसानदायक है, उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। और फिर उसके बाद ऑथर बता दे रहा है, ऑथर क्या बता दे रहा है कि भाई फाइनेंशियल इंडस्ट्री वगैरह में अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होता तो क्या मेजर नुकसान हो जाता, वो तो कोलैप्स हो जाते, ठीक है। द ऑथर्स पॉइंट इज मेड प्राइमरीली बाय, ये क्वेश्चन तुम्हारे तीनों टॉपिक से बाहर है, ठीक है। इंटेंशनली ये क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि और कहीं फॉल नहीं कर रहे थे, तो इसलिए तुम्हें समझाने के लिए डाला है। समझ आ जाए इजिली तो ठीक है, वरना इसमें प्रेशर नहीं लेना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आते हैं, इवन हमारे टाइम पे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आते थे, ठीक है। इसमें ऑथर क्या कर रहा है ये समझाना है। ऑप्शन ई देखो, अंडरस्कोरिंग द सब्जेक्टिविटी ऑफ हिज ओपोनेंट्स बेसिक असम्पशन। क्या ऑथर ये कर रहा है, ये जो सेकेंड लाइन बता रहा है कि कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज या इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट रेगुलेशन होना जरूरी है, क्या ये बता के वो बिजनेस कम्युनिटी का जो इंटेंशन था, ठीक है, जो उनका बताने का पर्पस था, उसको वो बहुत ही नीचे के लेवल से बहुत ही बुरी नजरों से देख रहा है? क्या उनको वो बहुत ही नीचे का महसूस कराने, अंडरस्कोरिंग यानी समझ रहे हो तुम कि कैसे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए उनको बुरा फील कराने के लिए, नॉट एग्जैक्टली बुरा फील कराने के लिए, मतलब उसका मतलब समझो कि कैसे उन्हें उतना ज्यादा लेजिटिमेसी ना देने की कोशिश कर रहा है, उनको ऐसा फील कराने की कोशिश कर रहा है कि भाई इनका पॉइंट ही, इनका जो बेसिक असम्पशन है ना वो इलेजिटिमेट है, वो कोई वैल्यू ही नहीं रखता। क्या ऐसा कोशिश कर रहा है ऑथर? नहीं, उसने क्या किया है, एक दूसरा एग्जाम्पल देके दूसरी चीज हमें समझाने की कोशिश की गई है। ऑप्शन ई हट गया। ऑप्शन डी, ड्रॉइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड मेथड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये बात तो हो ही नहीं रही है कि कौन सा तरीका सही होता है आर्ग्यूमेंट देने का, कौन सा तरीका गलत होता है आर्ग्यूमेंट देने का। तो ऑप्शन डी सीधे हट गया। ऑप्शन सी, पॉइंटिंग आउट एन इनकंसिस्टेंसी इन हिज ओपोनेंट्स यूज ऑफ टर्म्स। क्या ऑथर कहीं भी ये बात कर रहा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी ने जो पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज किया है कि डिक्राई गवर्नमेंट रेगुलेशन या ऐसी जो भी चीजों की बात किया है, वो वर्ड्स ही गलत तरीके से यूज हो रहे हैं? ये बात क्या ऑथर ने बोली है अपना ये एग्जांपल देके? नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी, कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द मोटिव्स ऑफ हिज ओपोनेंट्स। अब समझो, ऑथर ने फैक्ट्स को एक दूसरा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की गई है, उसका एक दूसरा व्यू पॉइंट देने की कोशिश की है, लेकिन मोटिव, भाई ओपोनेंट का इंटेंशन क्या था, ओपोनेंट किस लिए ऐसा बोल रहा था, उसको ही क्वेश्चन आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा है ऑथर। द मोटिव्स ऑफ ओपोनेंट का मतलब ऐसा भी निकल के आ रहा है कि ओपोनेंट की लेजिटिमेसी के, ओपोनेंट का मकसद को ही क्वेश्चन कर देना, ठीक है। क्या ऑथर ऐसा चीज पॉइंट आउट कर रहा है? नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑफरिंग अ काउंटर एग्जाम्पल टू रिबट हिज ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट। यही सही है। क्या कर रहा है? एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, काउंटर एग्जाम्पल, जिससे ओपोनेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो रिबट हो जाए, ठीक है, वो एक कंटेंशियस हो जाए, मतलब एक उसको हम आर्ग्यू कर सकें, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल से उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं। ना कि वो बिजनेस कम्युनिटी की लेजिटिमेसी को डाउट कर रहा है, ना कि वो वैलिड इनवैलिड मेथड को क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। थोड़ी सी मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन आई गेस समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है?
ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि लाइफ है वो बहुत ही ग्लैमरस है और बहुत ही नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, ठीक है, ये उनको लगता है, बट धीरे धीरे उनको उनको ये डिस्कवर होता है, उनको ये रियलाइज होता है कि भाई इस फील्ड में भी बहुत डिफिकल्टीज हैं, बहुत चुनौतियां हैं, किसमें, सक्सेस को फाइंड करने में। सक्सेस इसमें फाइनेंशियल टर्म में बात किया है कि आपको शोहरत कमाने में, आपको नाम कमाने में भी बहुत मेहनत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप राइटर बन गए तो आपको नाम और शोहरत मतलब ऐसे साथ में मिल जाए, ठीक है, ये यंग राइटर्स को रियलाइज हो जाता है धीरे धीरे। फिर टीएस एलियट जो पोएट हैं, उनसे पूछा गया कि भाई क्या ऐसा है कि जो मोस्ट एडिटर्स हैं वो फेल्ड राइटर्स ही हैं, ठीक है, आंट मोस्ट एडिटर्स फेल्ड राइटर्स? तो टीएस एलियट रिप्लाई क्या कर रहे हैं कि यस बट सो आर मोस्ट राइटर्स, मतलब हाँ एडिटर्स जो हैं वो मोस्टली फेल्ड राइटर्स हैं, ठीक है, यस अग्री करते हैं, लेकिन साथ में भाई जो राइटर्स, मोस्ट राइटर्स हैं वो भी अनसक्सेसफुल हैं, बहुत ऐसे राइटर्स हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, ये भी पॉइंट कंसीडर करो। ये रिप्लाई आता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्विकली मूव करते हैं। टीएस एलियट कन्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज? ऑप्शन ए, द प्रोफेशन ऑफ एडिटिंग कैन बी जस्ट एज क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग एज राइटिंग। क्या ये टीएस एलियट बोल रही है कि ये पैसेज बोल रहा है, ये वाला पॉइंट पैसेज बोल रहा है कि भाई जो क्वेश्चन कर रहा है वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई एडिटर का भी काम ना चैलेंजिंग होता है, इसलिए वो फेल हो सकते हैं। डायरेक्ट कन्वे नहीं हो रहा है टीएस एलियट के स्टेटमेंट से, उनके रिमार्क से, ना ही पैसेज में कहीं भी एडिटर्स के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात हो रही है, किसका मेन पॉइंट किसका है कि राइटर्स भी जरूरी नहीं है कि सक्सेस गेन कर ही ले, ये मेन कंटेंशन है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है। ऑप्शन सी, many writers find that a student at editorial work is a beneficial apprenticeship in their, कहाँ बात हुई, कहीं नहीं। टीएस एलियट ने बोला क्या, नहीं। स्टूडेंट की एडिटोरियल वर्क के बारे में बात हुई क्या, नहीं। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी, there are no clear cut standards of success and failure for writers but there are such standards for editors। ये बोल रहा है कि भाई राइटर्स के लिए एकदम सक्सेसफुल होने का क्लियर कट कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन एडिटर्स के लिए है। क्या ये बात हो रही है, कहीं दी हुई है, नहीं। बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी which says few writers are fortunate enough to attend real success in their profession। फोकस करना, टीएस एलियट बोल रही हैं yes but so are most writers। most writers भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है few writers are fortunate enough, मतलब कुछ राइटर्स फॉर्चुनेट इनफ होते हैं। क्या टीएस एलियट ने ये बोला था कि भाई कोई भी राइटर सक्सेसफुल नहीं होते? उन्होंने बोला था मोस्ट राइटर्स में से कुछ राइटर्स तो बचे जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। वही चीज ऑप्शन बी बोल रहा है कि फ्यू राइटर्स आर फॉर्चुनेट इनफ टू अटेंड रियल सक्सेस इन देयर प्रोफेशन। बस तुमको यही चीज फोकस करना है कि टीएस एलियट किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोस्ट राइटर्स के बारे में। उन्होंने ऑल वर्ड का यूज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ मोस्ट राइटर्स उन वाले सेक्शन को छोड़ रहा है जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। वही ऑप्शन बी बोल रहा है कि फ्यू राइटर्स आर फॉर्चुनेट इनफ। इज दिस क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है कि ऑप्शन डी सही क्यों है क्वेश्चन नंबर 12 का? एनी डाउट्स? आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा होमवर्क है, सॉरी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा होमवर्क है, ओके। बचा क्वेश्चन 15, 16, 17 बच रहा है। इसको भी तुम होमवर्क की तरह ट्रीट करना। जस्ट कीप इन माइंड बहुत इजी क्वेश्चन है। जब तुम किसी भी क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व करोगे ना कि क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, तो तुम्हें ये डर नहीं लगेगा हमसे बनता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट इतना ही होता है, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। अब क्या करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अब आई होप तुम्हें ये कंक्लूजन वाला शीट भी क्लियर है। तो आज के लिए जो होमवर्क है वो है 7, 8, 9, क्वेश्चन 14 और बचे हुए क्वेश्चन दैट इज 15, 16, 17,
ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाएगा इतना होमवर्क? नेक्स्ट क्लास में मैं इनके आंसर्स एटलीस्ट बता दूंगी कि इसके आंसर्स क्या हैं, और अगर मेजर कोई डाउट होता है तो वी कैन हैव इट इन डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है? सो आई होप पूरा क्लास क्लियर था। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक के पढ़ाए हुए किसी क्वेश्चन में आज के? एनीवन? एनी डाउट्स? Okay, so I think we can end our class here. Is Rishi sir here? Okay, so I think we are already done with our session. Thank you so much. Problem. Okay, just keep in mind, solve as many questions as you can. Okay, thank you.